कैसे अपनी लाइफ को हम ब्यूटीफुल और एक बैलेंस लाइफ बना सकते हैं, सर बताएं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा लाइफ क्या है। तो लाइफ वी आर हियर टू लिव अ लाइफ विद लोड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस व्हिच वी रैलिश। आपको म्यूजिक पसंद है, मुझे म्यूजिक नहीं पसंद है, आप म्यूजिक सुनो। मुझे पेंटिंग पसंद है, मैं पेंटिंग करूँ। आपको म्यूजिक पसंद है, मुझे म्यूजिक पसंद है, मिलके म्यूजिक सुनो। द्रौपदी का मतलब क्या है? द्रौपदी एक्चुअल वो कैरेक्टर द्रौपदी नहीं है। इज द्रौपदी एन इल्यूजन? द्रौपदी को स्वयंवर में कोई जीत कर लाया था शायद, अर्जुन। अर्जुन। तो यहाँ पे एक शब्द ऑडियंस को मैं बोलना चाहूंगा, एक शब्द को पकड़ के रखिए, स्वयंवर। दूसरा शब्द है, उसको पकड़ के रखिए, द्रौपदी। इसको फिर रिलेट करेंगे और कैसे लाइफ से बात मैच करेगी, जहां पे मैं जस्टिफाई करूंगा अपनी बात को कि हमें क्यों महाभारत एक नए तरीके से देखनी, पढ़नी और समझनी चाहिए। बट महाभारत शब्द का मतलब है महान भारत, है ना, महात्मा। महान भारत कैसे बन सकता है, ये किताब इसके लिए थी। ये इसलिए नहीं थी कि युद्ध हुआ था बहुत बड़ा, नहीं। राहुल गांधी जी ने अभी बहुत ड्रास्टिक चेंज दिख रहे हैं, जैसे पहले होता ना था, अब ऐसा लगता है राहुल गांधी जी इज कमिंग 2.0 वर्जन। तो क्या उन्होंने कोई नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है या फॉलो कर रहे हैं? राहुल गांधी ने जब चेंज दिखाने की कोशिश की कि मैं बदल गया हूँ, तो उसकी दाढ़ी अगर आप देखो ना 3 साल पहले की पिक्चर्स में देखना आप, वो बहुत भरी भरी है, वो दाढ़ी भरी भरी। और राहुल गांधी को आप विदाउट दाढ़ी देखोगे ना, नीचे साफ की हुई, एंड ही लुक्स वेरी किडिश। यहाँ पे दाढ़ी क्यों बढ़ाई गई, उसके पीछे बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। हाय गाइस, आज के पॉडकास्ट में आज हम आपको बताने वाले हाउ टू लिव अ ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग लाइफ, हाउ टू बैलेंस योर लाइफ। हमारी जिंदगी की जो 5 चीजें होती है ना, पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल, सोशल एंड फाइनेंशियल लाइफ, इसको कैसे बैलेंस करना है, और डेली लाइफ के जो चावर्स होते हैं, एंड जो महाभारत से हम क्या लर्निंग सीख सकते हैं जो हम अपनी प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट में एंड तक बने रहेगा, आपको बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल और डीप जाने वाला है। लेट्स वेलकम साहिल साहौर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, लीडरशिप एंड बिजनेस कोच, a traveler and a great business person. Sir, welcome to our Thank you podcast. so much, Deepthi. God It's an bless you. honor to be to have you here. बहुत मजा आने वाला है सर। Same to you. ओके, सो कैसे अपनी लाइफ को हम ब्यूटीफुल और एक बैलेंस लाइफ बना सकते हैं, सर बताएं। ये बहुत भारी सवाल है, तो इसका जवाब थोड़ा सा भारी होगा, लेकिन बात को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी जो है वो ये चीज़ है कि लाइफ क्या है वो हमको समझनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि ये हमारी लाइफ है ना। तो अगर आपसे मैं वैसे जनरली पूछूं या ऑडियंस से मैं पूछूं कि हम इस धरती के ऊपर कितने साल जिएंगे, अंदाजा क्या होगा? द एवरेज एज ऑफ एन इंडियन और अ ह्यूमन पर पर्सन, एवरेज एज। पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी अप्रॉक्स 60 इयर्स होती थी, आई थिंक लेस देन दैट होती थी, बिकॉज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, तो 80s 90s तक चली जाती है। कुछ लोगों की लाइफ 100 भी क्रॉस हो जाती है, जो जीने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, हैप्पी होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं। ओके, सो एवरेज लाइफ जो है हम इंडियंस की, पहले तकरीबन 4-5 साल पहले इट वाज 72, आजकल ये घटकर 68 हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो फिजिकल लाइफ है वो 60, 65, 70, 80 कुछ भी हो सकती है। और उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि हम कुछ जिंदगी जी चुके हैं। मान लेते हैं कि अगर कोई 35 साल का है तो 35 ईयर्स आर ऑलरेडी गॉन, राइट। और अगर उसने 80 साल जीना है तो लास्ट के 15-20 साल, मतलब 60 साल के बाद हम फिजिकली, इमोशनली लो हो जाते हैं, इंटेलेक्चुअली भी लो हो जाते हैं। तो लास्ट के 20 साल जो हैं वो हमारे सिर्फ और सिर्फ वेटिंग लिस्ट वाले होते हैं कि कब ऊपर वाले का बुलावा आएगा। और 35 साल निकल चुके हैं, तो आपके पास जो लाइफ बची है ना वो बीच की बची है। तो ऑल यू हैव इज 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, किसी की 40 ईयर्स। मेरे केस में इट्स गॉन, क्योंकि 60 साल का मैं हो गया तो गॉन। 20 साल अब मेरी फिजिकली, इमोशनली मैं लो होने वाला हूँ। तो हमारे पास जो जिंदगी फिजिकल लाइफ बची है उसको हम कैसे जिए वो समझना बड़ा जरूरी है। तो वहां पर वर्क लाइफ बैलेंस की बात आ जाती है, खूबसूरत, जैसे आपने बोला कि ब्यूटीफुल लाइफ की बात आती है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि 84 लाख योनियों के बाद हमें ये जो मानव शरीर मिला है, ये इस जिंदगी को एक्सपीरियंस करने के लिए मिला था। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड इन देयर ओन लाइफ। तो हमारी, और इसको समझाने का बड़ा अच्छा तरीका, अगर आपका बीच में सवाल आए तो आप मुझसे पूछना जी। कि 84 लाख योनियों का हमने सफर करके, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है, कोई बताएंगे आप, जहां आपको जाने का दिल है? गोवा, राइट। सो लेट्स से गोवा इज 84,000 किलोमीटर अवे, करेक्ट। और यहां से आप अपने गाड़ी उठाई और 84 लाख किलोमीटर का सफर तय किया और आप गोवा पहुंच गए। तो आप गोवा पहुंच के क्या करोगे? ऑफिस का काम करोगे,
है ना, मैनेज करोगे, दिल्ली वालों को फोन करोगे, भाई ये कर ले, चाय नहीं बनी, वहां पे पैसे भेजने थे वो नहीं हुए, बैंक बैलेंस नहीं। आप गोवा किस लिए आए हो? मजे लेने के लिए, करेक्ट। Right. तो ऐसे ही 84 लाख Exactly. योनियों को कवर करके हम इस हाँ. जिंदगी में मजे लेने के और लिए हम आए थे। टेंशन ले रहे हैं, और एग्जैक्टली मैक्सिमम, लाइक वी आर लिविंग आवर, लाइक एक साल जो सी जिंदगी है ना, वो पूरे 80 इयर्स सेम लाइफ जी रहे हैं और उसको लाइफ बोल रहे हैं। वी आर Exactly. नॉट लिविंग द लाइफ। एब्सोल्युटली। सो दैट्स नॉट लिविंग अ लाइफ, दैट्स नॉट लिविंग अ लाइफ। तो हमें ये गिफ्ट मिली थी भगवान की कि एंजॉय भाई यू करो, आर गोइंग टू गोवा, हाँ, फॉरगेट एवरीथिंग, मैं देख लूंगा, तुम करेक्ट, सिर्फ और सिर्फ मजे लो। हाँ, लेकिन हम इस जिंदगी में आके गोवा आके मजे नहीं ले रहे हैं। हमें पैसों की फिक्र है, बच्चों की फिक्र है, कंपटीशन की फिक्र है, एंजाइटी और यस, बहुत ये बाय सारे प्रोडक्ट्स issues हैं, हैं। उसके साथ हमें फ्री में मिल रहा है। करेक्ट। तो सबसे पहले हमें समझना होगा लाइफ क्या है। तो लाइफ, वी आर हियर टू लिव अ लाइफ विद लोड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस व्हिच वी relish। आपको म्यूजिक पसंद है, मुझे म्यूजिक नहीं पसंद है, आप म्यूजिक सुनो। मुझे पेंटिंग पसंद है, मैं पेंटिंग करूंगा। आपको म्यूजिक पसंद है, मुझे म्यूजिक पसंद है, मिलके म्यूजिक सुनो। करेक्ट। तो दैट्स व्हाट लाइफ, लिविंग लाइफ इज ऑल अबाउट, एक्सपीरियंसिंग व्हाट जो आपको you 84 love. लाख योनियों में मिस हुआ है। करेक्ट। तो भगवान बोलता है भाई जिंदगी जियो जाके, जिसको हम क्या भी जिंदगी ना मिली सकते हैं, दोबारा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, हाँ. जियो, जी भर के जियो। करेक्ट। तो फर्स्ट थिंग इज दिस। बट Yeah. हमने 60 साल, 30 साल, 25 साल पीछे गवा दिए। आगे के 20 साल हम कुछ कर नहीं बच्चे के पाएंगे। बच्चे के बच्चे और ये और वो, फैमिली, ऑफिस, हाँ. वर्क, पैसा। करेक्ट। तो उसमें हमने वो गवा दिए। आई एम नॉट सेइंग वेस्ट कर दिए, बट वो उसमें चले गए। और इसीलिए आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि 40, 45, 50 साल के बाद आके लोग बोलते हैं यार मेरी लाइफ, इट्स माई लाइफ। और मैंने बहुत सारे अपने कजन्स को भी देखा, फीमेल कजन्स को भी लिखा है, नो मोर क्वेश्चंस आस्क का स्टेटस लगाया हुआ है, इट्स माई I'm लाइफ। done. I'm living my life own way. हाँ, वर्जन 2, ये वो सब, राइट। I'm done with people. हाँ, लोगों ने ऐसी क्यों बोला? क्योंकि अपनी जिंदगी जीने का मौका ही नहीं मिला। तो सबसे पहले हमको ये स्टैब्लिश करना है हमारी इस डिस्कशन में कि हम इस जिंदगी को मजे लेने के लिए आए थे, जीने के लिए आए थे। मजे किसी के कुछ भी हो सकते हैं, किसी को काम करके मजा है तो वो भी मजा है। तो यहाँ पे एक और चीज साथ में आती है, एंड दैट इज कि मैं जिंदगी के मजे कैसे लूँ, क्योंकि खाली तो बैठ ही नहीं सकता। तो भगवान ने हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज दे दी। फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग एक क्वालिटी दे दी, जिसको मैं बोलता हूँ कि सिंगिंग इज समथिंग विच एवरीबडी लव्स। दुनिया में आपको कोई एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको गुनगुनाने का मजा ना आता। तो दैट्स अ यूनिवर्सल गिफ्ट बाय गॉड। तो गाना गाइए। And everybody wants to be seen as an actor. ऐसा होता है बचपन में, या तो एक्टर या क्रिकेटर, ऐसा होता है ना कि मेरे को फेमस होना है। बिल्कुल, तो वो भी है, वो भी है, उस पर भी हाँ. आते हैं हम। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको भगवान ने जिंदगी दी एक्सपीरियंस करने के लिए, और फिर एक्सटेंशंस भी दी कि तू करेगा क्या भाई, तू गानेगा, है ना। अब कुछ एक्सटेंशंस कैसी है, सिंगिंग एक्सटेंशन कैसी है, इसके लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तो आई कैन डू इट, आई कैन सिंग एनीवेयर, इट्स विद मी। But if I have to paint, I need brush, I need the canvas. So that is extension of the vibration. कि एक extension है singing, जिसके लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ extensions हैं जिसके लिए कुछ सामान चाहिए। तो भगवान ने हमें बेसिकली ये सब चीजें दी थी, फ्लूट बजाओ, है ना, गिटार बजाओ। लेकिन हमने क्या किया, हम लोग है ना पैसे बनाओ, इसको बताओ मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूँ, तुमसे ज्यादा अकल है, मेरा घर तुमसे बड़ा है। नथिंग रॉन्ग अगर आपको लगता है, लेकिन वी मिस्ड द ब्यूटी ऑफ लाइफ इन दैट। और उसके लिए हमारे काव्यों में, महाकाव्यों में, स्क्रिप्चर्स में एक ही चीज बताई गई है कि खूबसूरत जिंदगी को कैसे एक्सपीरियंस करना है, जीना नहीं है, कैसे एक्सपीरियंस करना है। इसीलिए ये सारे शास्त्र लिखे गए हैं, लेकिन हमने उन शास्त्रों को ठीक से ना देखा, ना समझा, ना उनकी एसेंस ली। तो यहाँ शास्त्र में आप कैसे बोलते हो, क्या चीज लिखी हुई है रिलेटेड टू ब्यूटीफुल? शास्त्रों का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं देना चाहूंगा, आपने महाभारत का नाम सुना है? तो मैं अगर शब्द बोलूं कि महाभारत से दीप्ति क्या समझती है, तो आप क्या कहेंगी? लीडरशिप। नो, महाभारत शब्द से, महाभारत से लड़ाई, है ना। तो फर्स्ट फीलिंग आती है, महाभारत का मतलब है युद्ध, लड़ाई है। बट महाभारत शब्द का मतलब है महान भारत, है ना, महात्मा। महान भारत कैसे बन सकता है, ये किताब इसके लिए थी। ये इसलिए नहीं थी कि युद्ध हुआ था बहुत बड़ा, नहीं। मैसेज इज कि महान भारत कैसे बनेगा। महान भारत कैसे बनेगा? जब आप और हम महान होंगे, हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, हमारा आचरण अच्छा होगा। तो उसके लिए एक किताब लिख दी गई, एक मैनुअल बना दिया गया, भाई इसमें है, इसको पढ़ो, समझो और जिंदगी में कमाल करो, तो ये देश कमाल हो जाएगा, पूरी दुनिया ही कमाल हो जाएगी। इरादा। अब यहाँ पर लाइफ के साथ एक चीज में महाभारत से एक छोटा सा प्रसंग उठा लेता हूँ, जो आम लोगों को जानना समझना बड़ा जरूरी है, और ये कॉन्वर्सेशन में करेंगे हम, ठीक है। आपने महाभारत थोड़ी बहुत देखी है ना। तो एक बड़ा कॉमन सा वो निकाल लेते हैं कि
जो आपको याद भी हो तो द्रौपदी को स्वयंवर में कोई जीत कर लाया था शायद, अर्जुन। तो यहाँ पे एक शब्द ऑडियंस को मैं बोलना चाहूंगा, एक शब्द को पकड़ के रखिए स्वयंवर, दूसरा शब्द है उसको पकड़ के रखिए द्रौपदी। इसको फिर रिलेट करेंगे और कैसे लाइफ से बात मैच करेगी, जहां पे मैं जस्टिफाई करूंगा अपनी बात को कि हमें क्यों महाभारत एक नए तरीके से देखनी, पढ़नी और समझनी चाहिए। एक ही प्रसंग है, वैसे तो पूरी महाभारत मैंने बना दी हुई है। वो प्रसंग क्या है कि द्रौपदी को अर्जुन स्वयंवर में जीत के लाया। कौन जीत के लाया? अर्जुन। पांचों भाई घर पहुंचते हैं तो मान लेते हैं कि सिचुएशन ऐसी बोलती है, जो बी आर चोपड़ा ने हमको दिखाया है कि जो कुंती माता है, उनकी माता वो कम घर के अंदर है और युधिष्ठिर बाहर से बोलता है माँ देख हम क्या लाए हैं, राइट। अब माँ ने क्या सोचा कि ये किस लिए गए थे, ये तो हिरण पकड़ने गए थे, सब्जियां लेने गए थे। तो उसने बोला कि भाई जो लाए हो हमेशा की तरह आपस में बांट लो। करेक्ट है ना, ये तो सुना आपने। हाँ। अब मेरा सवाल है कि जैसे अब आपको सोच के जवाब देना, तो उनकी माता को क्यों नहीं समझ आया कि ये चीज बांटने वाली है? एग्जैक्टली। अब ये आपका बहुत ही इंटेलेक्चुअल सवाल है कि जस्ट सोचिए कि जब तक माँ ने नहीं देखा था तब तक ये बात ठीक थी। हाँ। कि जब जो भी लाए हो आपस में बांट लो। हाँ। लेकिन जैसे ही माता बाहर आई और उसने देखा 5 पांडव खड़े हैं, बेटे खड़े हैं, हाँ। और एक लड़की खड़ी है जो लग रहा है कि शादी करके लाए हैं। हाँ। तो ये तो गलत हो गया। बिल्कुल। तो क्या उसने अपनी मिस्टेक करेक्ट नहीं की होगी? करनी चाहिए ना। हाँ। एग्जैक्टली। और मान लो माँ ने कह भी दिया, तो क्या 5 बेटों ने कहा हाँ माँ तूने कह दिया, ये तो हमारी रेडी भी हो गए 5? एग्जैक्टली। तो रेडी भी नहीं हुए होंगे। क्यों नहीं हुए होंगे उसका भी जवाब है कि कुंती जो थी वो ऑर्डिनरी लेडी नहीं थी। वो किसी छोटे से गांव में छोटा सा काम करने वाली नहीं थी कि जिसके बच्चे जंगल गए थे या बाजार गए थे। कुंती वॉज अ प्रिंसेस, शी वॉज अ क्वीन, शी वॉज अ वेरी वेल रेड पर्सन। तो उसने अगर गलती की तो उसने अपनी गलती करेक्ट कर ली होगी। ओहो मैंने सोचा तुम हिरन मार के लाए हो, ये तो लड़की है तो इसको बांटना नहीं है। कौन कैसे आई भाई लड़की? फिर उसने पूरी स्टोरी सुनी होगी। और सेम वे पांडवों ने भी नहीं एक्सेप्ट किया होगा कि भाई ये 5 हम बाहरी 5 की होगी, मजा आ गया, ऐसा नहीं किया होगा। क्योंकि पांडवों ने भी बताया होगा माँ ये अर्जुन अपने कौशल से स्वयंवर में जीत के लाया है। अच्छा तो ये अर्जुन की है। एब्सोल्युटली अंडरस्टूड। तो वो पांडव भी जो थे वो भी एजुकेटेड थे, है ना, प्रिंस थे, द्रोणाचार्य से पढ़े थे, गुरुकुलों के पढ़े हुए बच्चे हैं, वो लीनेज वाले बच्चे हैं, भीष्म पितामह के बच्चे हैं। तो उनसे भी तीसरा द्रौपदी ने क्या एक्सेप्ट कर लिया, अरे हाँ चलो ठीक है माँ तुमने बोल दिया मेरे 5 पति हैं तो 5 पति हैं भाई, बहुत बढ़िया। उसने भी नहीं किया होगा बिकॉज शी हरसेल्फ वाज अ प्रिंसेस। वो लड़की जो ये बोलती है कि भाई मेरी मर्जी से शादी होगी, तुमको स्वयंवर में मेरे को लेके जाना होगा, तुमको कौशल दिखाना होगा, ऐसे थोड़ा शादी करूंगी। तो शी वाज अ डीपली हाईली लर्नड पर्सन। तो उसने भी एक्सेप्ट नहीं किया होगा। एंड वेल लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। एब्सोल्युटली राइट। सो अब इस बात को यहीं पे रोक लेते हैं कि महाभारत में ये प्रसंग हम लोग ऐसे ही सुनते हैं और बहुत सारे लोग हंसते भी हैं कि 5 पांडवों की एक द्रौपदी हो गई, एक औरत के 5 पति हैं, हंसते भी हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन वो इस बात का एसेंस नहीं समझते हैं कि इस अगर एसेंस को समझेंगे तो लाइफ इज गोइंग टू बी ऑल द मोर ब्यूटीफुल। एंड दैट्स वाज द पर्पस ऑफ महाभारत। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्वयंवर बोला मैंने एक शब्द याद करने के लिए शुरू में, दूसरा मैंने बोला द्रौपदी। अब थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आपकी हमारी जिंदगी जो हम टोटल जिएंगे, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी 80 साल की या 60 साल की, तो हम इजी कर लेते हैं एक नंबर 75 साल कि हमारी जिंदगी 75 साल की है। उस 75 साल की जिंदगी को जीने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत पड़ती है? तो वो जो आपने शुरू में बोला, आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, सोशल एंड स्पिरिचुअल चीजों की जरूरत पड़ती है हर आदमी को, और हर स्टेज पे पड़ती है, चाहे वो 5 साल का है चाहे वो 15 साल का है। पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। ठीक है, करेक्ट। 2 शुरू में पी है, सिंगल एफ है, लास्ट में 2 एस है, PPFSS। परफेक्ट। ठीक है, अब वापस आते हैं जो हमने अपनी कहानी रोक दी थी कि द्रौपदी है, स्वयंवर, राइट। द्रौपदी का मतलब क्या है? द्रौपदी एक्चुअल वो कैरेक्टर द्रौपदी नहीं है। थोड़ी देर के लिए वैसे ही मान लो, है ना, कि कोई महाभारत नहीं हुई भाई, एक कहानी थी, तो भी इसमें बड़ा दम है। और वैसे मान लो कि सच में महाभारत हुई तो भी कमाल की चीज है। तो आप किसी भी एंगल से देखना, आप बात को, अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाते हैं कि द्रौपदी जो है वो आपके इस समय भी आपके दिमाग में है, मेरे अंदर है। कैसे? आपके दिमाग में भी हो सकता है कि हाँ ये बात तो ठीक है मगर, है ना, या फिर ये बात ठीक है, क्या मैं इसका ये सवाल पूछूं? तो हम सब के अंदर डुअलिटी जो है, 2 चीजें, दुपथ हमेशा रहते हैं कि मैं आज आप आए ड्रेस पहनी, आपने बोला यार ये पहनूं या ये पहनूं, है ना,
इस कमरे में करें या उस कमरे में करें। तो ये दो चीजें हमेशा पैरेलल लगी। खाना खाते वक्त भी, यार सांबर डोसा खाऊं या चटनी के साथ खाऊं, बाइट लेते वक्त चाइनीज खाऊं कि चाइनीज साउथ इंडियन खाऊं, तो ये डुअलिटी हमेशा रहती। तो अब तीसरा शब्द पकड़ लेते हैं, डुअलिटी। आपके हमारे अंदर अगर डुअलिटी है तो आपके अंदर द्रौपदी है, क्योंकि द्रौपदी शब्द का मतलब क्या है? द्रोहपद। द्रोह जो है वो विद्रोह से बना है। विद्रोह का मतलब है लड़ाई, द्रोह का मतलब है अपने आप से बात, अपने आप की कंफ्यूजन्स को क्रिएट करना, और पद का मतलब है द वे यू वॉक। इज द्रौपदी एन इल्यूजन? आई वोंट से इट्स एन इल्यूजन, क्योंकि इसको मैं तो था नहीं उस समय, बट मेरे को ये पता है कि हमारे काव्यों में लिखा गया, ग्रंथों में लिखा गया, तो जिन्होंने लिखा होगी, बट मैंने नहीं देखी, तो मेरे लिए इल्यूजन नहीं है। बट जो मैं मैसेज दे रहा हूं, मेरे लिए वो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्रौपदी, तो अब आपके पास डुअलिटी है, मेरे पास भी डुअलिटी है, शिप्रा मैम बैठे उनके पास भी डुअलिटी है, तो हम लोग डुअलिटी में जी रहे हैं। अब हमारे डिसीजंस, दोनों में से सही डिसीजन लिया जाए उसके लिए क्या जरूरी है, और यहां पर अमेजिंग चीज आती है। तो आपको अपनी जिंदगी, जिसको हम अभी द्रौपदी बोल रहे हैं, उसको अच्छे से जीने के लिए आपको 5 पांडवों की जरूरत है। और ये 5 पांडव हैं, 5 प्रोटेक्टर्स हैं एक लाइफ के। अब कैसे कैसे प्रोटेक्टर्स हैं वो बताता हूं। आपने आज तक अपनी जिंदगी में जो भी किया, और बहुत कमाल भी किया, आप कर भी रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं आपके दिमाग का रोल है या नहीं है? है, पक्की बात है, पक्की बात। कि बिना दिमाग के तो हम बैठ भी नहीं पाएंगे। सेकंड इज, क्या आपकी फिजिकल फिटनेस का, लुक्स का रोल है या नहीं है? हेल्थ इज वेल्थ। हाँ, नॉट हेल्थ, लुक्स ओनली होगा। 100% होता है, 100% होता है। उसमें हेल्थ भी जोड़ देते हैं। अब आपने कहा तो हेल्थ भी जोड़ देते हैं, फिटनेस का रोल है, करेक्ट। तीसरा मैं बोलता हूं कि आपका बोलना, आप यहाँ पे आज पॉडकास्ट कर रहे हो एज एन एंकर, आप एज ए होस्ट बैठे हो, तो इसका मतलब है कि आपकी कोई ना कोई प्रोफेशनल एक्सीलेंस भी है, तभी तो आप यहाँ बैठे हो, करेक्ट। 3 चीजें होगी। चौथा है आपके अंदर, आप पूछ ही लेता हूँ सवाल, आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, एक चौक में भिखारी के भीख मांगते हुए बच्चे आपने देखे, तो आपका मन पसीज जाता है या नहीं? राइट, आपको कहीं ना कहीं फीलिंग आती है, यार ये हो क्या रहा है, मैं कुछ करूं इनके लिए। तो आपके अंदर वो कंपैशन है, आपके अंदर वो एम्पैथी है, वो काइंडनेस है। और 5वीं क्वालिटी क्या है? विल पावर। 5वीं क्वालिटी क्या है कि आप उसको एफर्ट्स करके पूरा भी करना चाहते हो, एंड दैट्स एक्शन। एब्सोल्युटली। तो आपकी जो विल पावर है टू मेक इट हैपन भी है, कि यार मुझे करना है, करेक्ट। सो 5 क्वालिटीज हर किसी में होनी चाहिए। क्या? अच्छा सोचो, फिजिकली फिट रहो, एक चीज में माहिर हो जाओ, राइट, कंपैशन हमेशा रखो, और ये भावना रखो कि कुछ ना कुछ तो करना है, करेक्ट। यही 5 पांडव है। पहला पांडव कौन है? युधिष्ठिर। वो बोलते हैं युद्ध में भी स्थिर। इसका मतलब क्या है कि जब आपकी डिसीजन मेकिंग हो तो द्रौपद आपका होगा, बट आपको जो फैसला लेना है, जो डिसीजन लेना है, इट शुड बी इन अ वेरी काम स्टेट, so that your decision making is good. So one question here, decision के टाइम पे आपको ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, दिमाग को या दिल को? देखिए, दिल और दिमाग दोनों एक ही चीज है। दिल है इलॉजिकल, दिमाग है लॉजिकल। तो इसका जो सही जवाब है वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपके सारे डिसीजंस दिल लेता है, लॉजिक्स या दिमाग उसको पूरा करने में मदद करता है। तो आपके सीधे सवाल का सीधा जवाब यह है कि डिसीजंस तो दिल से ही लेने चाहिए, सारे डिसीजंस दिल से लो, लेकिन पूरा करने के लिए, जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपके पास बैलगाड़ी है तो आपके पास 2 बैल तो हैं, बट उनका कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, तभी आपको दूर तक लेके जाएगी। नहीं तो अगर बैलों को फ्री छोड़ दोगे तो गायब हो जाएगा। तो दिल जो है वो बैल है, और जो उसके ऊपर जो हमारी जो भी होती है पकड़ने दिल से डिसीजंस लो, बट दिमाग को अलर्ट रखो। हाँ, दिमाग को उसको पूरा करने के लिए तैयार रखो, अलर्ट रखो, उससे काम कराओ, क्योंकि दिमाग बड़ा लॉजिकल है। थोड़ा सा उसको बोलो कि भाई फटकार देना अगर कुछ गड़बड़ ना कर दे दिल। वो भी बोल सकते हैं, बट वो बोल कौन रहा है? दिमाग ही दिमाग को बोल रहा है, दिमाग दिल को बोल रहा है, दिल दिमाग को बोल रहा है। एक्चुअली दिल दिमाग आपस में बातें करते हैं। यस, तो ये बड़ा ही जरूरी है। तो आगे चलें, वहां आपको उसको कनेक्ट करें। तो अब नेक्स्ट क्या है? भीम। अगर मैं आपसे पूछूं भीम के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? एनीथिंग कम्स टू योर माइंड? स्ट्रांग। एब्सोल्युटली। तो सेकंड पति मेरा कौन सा होना चाहिए? जो मेरी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखे। मतलब अगर मैं अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखता हूं, अपनी सेहत का ध्यान रखता हूं, अपनी लुक्स का ध्यान रखता हूं, तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, मैंने अपनी जिंदगी में भीम को भी बुला लिया है। तो युधिष्ठिर और भीम आएंगे तो ही द्रौपदी जो जीवन है इसका ध्यान रखा जाएगा। सो अब तीसरा है कि मैंने मेरा सब कुछ ठीक है, बढ़िया चल रहा है, मैं अच्छे डिसीजंस लेता हूँ, मैं फिजिकली फिट हूँ, है ना, लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ?
तो मुझे क्या करना चाहिए जिसमें मुझे महारत हासिल हो। तो मेरी प्रोफेशनल एक्सीलेंस आज की 2025 के हिसाब से बात करें तो मेरे प्रोफेशनल एक्सीलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर प्रोफेशनल एक्सीलेंस नहीं होगी तो मुझे दो चीजें नहीं मिलेंगी। एक तो पैसा नहीं मिलेगा, है ना, जितना मैं चाहता हूँ। दूसरा, मुझे माहौल में, सोसाइटी, समाज में वो रिकग्निशन भी नहीं मिलेगी। बोले हाँ ठीक है यार वो नौकरी करता है, रिकग्निशन ये मिल जाती है लोगों को, टाटा में नौकरी करता है ना, टाटा ब्रांड है, लेकिन आपको रिकग्निशन नहीं मिल रही अगर आपकी प्रोफेशनल एक्सीलेंस नहीं है। तो तीसरा पति मेरा कौन सा होना चाहिए इस द्रौपदी नामक जीवन का? अर्जुन, कि जो भी किया वो कमाल किया। धनुषधारों की बात आती है तो अर्जुन का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। हम कर्ण का भी बोलते हैं, राम भगवान भी धनुषधर थे, लेकिन अर्जुन का दिमाग पॉपअप हो जाता है। तो तीसरा इज अर्जुन। नकुल और सहदेव को शॉर्ट में बोल देते हैं। नकुल और सहदेव की क्वालिटीज क्या थी कि उनको बोलते थे कि उनको कोई देखता था ना तो देखता रहा। दे वर वेरी गुड लुकिंग, वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं यहाँ समझाने के लिए बोलता हूँ कि वो गुड लुकिंग तो होंगे, लेकिन असली उनकी जो गुड लुक्स थी ना वो उनके कर्मों में थी, उनके कंपैशन में, उनकी एम्पैथी में थी। और वो इतने ज्यादा एम्पैथेटिक थे, इतने ज्यादा कंपैशनेट थे, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उनको जानवरों का दर्द भी महसूस होता था। उनको फूल पत्तों का दर्द भी महसूस होता था कि अगर आपने कोई फूल तोड़ा है तो उसको उससे बेस से या उसकी रूट से डिटैच किया है तो वो पेन समझते थे। सो दे वर एक्सपर्ट्स इन वेटनरी देवर एक्सपर्ट्स इन वेटनरी चीजों में, मतलब जानवरों के बारे में एक्सपर्ट थे। हर्ब्स के बारे में, ये हर्ब्स जितनी भी हमारी होती जड़ी बूटियां, उसके बारे में तो उन्हें एक्सपर्ट्स थे। उन्होंने उसमें बहुत डीप स्टडी की हुई थी क्योंकि कंपैशन, एम्पैथी बहुत स्ट्रांग थी। तो हमारी जिंदगी में जस्ट इमेजिन करो, मेरा दिमाग बहुत तेज है, फिजिकली फिट हूं, प्रोफेशनली जबरदस्त हूं, बट मैं बोलता हूँ दीप्ति तेरे को क्या पता है, तू चुप रहे। तो आपको लगेगा यार बंदा कमाल है, बट इसको बात ही नहीं, अकल ही नहीं है बात करने की। इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या आप में एम्पैथी है कि? यस। सो वहां पे जब एम्पैथी आ जाती है, आपका कंपैशन बढ़िया है, तो आप एक बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ जीते हो, जहां से हमारी बात स्टार्ट हुई थी। एक बहुत खूबसूरत जिंदगी जीते हो। इससे ये फर्क नहीं पड़ता आपके ज्यादा पैसे कम पैसे हैं, बट पीपल स्टार्ट लविंग यू, पीपल स्टार्ट लाइकिंग यू। सो हमारी जिंदगी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि महाभारत से हमको ये मैसेज लेना चाहिए कि द्रौपदी को संभालने के लिए, आपकी जिंदगी, जो द्रौपदी नहीं, हमारी जो जिंदगी है उसको संभालने के लिए हमें इन 5 एरियाज पे काम करना चाहिए। जब हम इन 5 एरियाज पे ठीक से काम करेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। अगर हम इन 5 एरियाज पे ठीक से काम नहीं करेंगे तो द्रौपदी को सोशली शर्मसार होना पड़ेगा, जो उसको दुर्योधन दुशासन के समय होना पड़ा था। और अगर इन 5 चीजों पे हम काम कर लेंगे, यू विल बी एट अ स्टेज ऑफ पीस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो महाभारत का मेन मकसद ये था कि भाई अगर आपके उस बहुत अच्छी महान भारत चाहिए तो आपको महान होना होगा। महान होने के लिए आपको महाभारत को इस एंगल से देखना, सुनना, समझना चाहिए। अब महाभारत की बात करते हैं तो कृष्ण जी तो डेफिनेटली सबसे पहले आते हैं। एब्सोल्युटली। तो कृष्ण जी की लीडरशिप अगर आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम लिंक करें तो क्या क्या आप उससे लिंक करना चाहेंगे क्वालिटीज? श्री कृष्ण भगवान की इन क्वालिटीज की जितनी तारीफ की जाए वो कम रहेगी और सदियों तक कम रहेगी। He was a complete person। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो भगवान नहीं थे, मान लेते हैं। He was a Raymond man, है ना, the complete man। Raymonds की ऐड आती थी ना, the complete man। 16 कला संपूर्ण, राइट। 16 कला में है ना, उन्होंने आशिकी भी की है, शादी भी की है और युद्ध भी की है, स्ट्रैटेजीज भी बनाई है, गाने भी गाए हैं, बांसुरी भी गाए, उन्होंने सब कुछ किया है। तो ही इज अ पर्सन हु अंडरस्टैंड स्ट्रैटेजीज। अब इसका छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल सी बात है कि मैं महाभारत से एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक दो, कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में विदाउट स्ट्रैटेजी कोई काम नहीं होता। अभी भी नहीं हो रहा है, मेरे ज्ञान देने के बाद होगा ऐसा नहीं है, अभी भी नहीं हो रहा, अभी भी हो रहा है और हमेशा से होता है। लेकिन एक अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी सब लोग बनाते हैं, ये छोटी छोटी चीजें भी स्ट्रैटेजी होती है। जैसे रात को वाइफ हस्बैंड से पूछते हैं कल सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं, वो भी पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है ना। कि अगर हस्बैंड बोलेगा भाई सुबह सुबह मेरे को छोले भटूरे बना दे, बोले पागल है, ऑफिस का टाइम है, छोले भटूरे कहाँ बनेंगे? नहीं, हाँ तो ठीक है, ब्रेड ऑमलेट खा लेंगे, हाँ इससे टाइम बच जाएगा। सो दैट्स पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। एवरी सिंगल थिंग व्हाट वी डू विद लिटिल एडवांस इंफॉर्मेशन एंड स्टेप्स इन आवर माइंड इज अ स्ट्रेटजी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हेन यू आर मेकिंग अ स्ट्रेटजी, इज इट हेल्पिंग यू टू स्केल अप, इज इट टेकिंग यू टू वेयर यू वांट टू बी? एंड दैट्स वेयर कृष्ण भगवान कम्स इन, कि उनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो कृष्ण भगवान को हम त्रिकालदर्शी भी बोलते हैं, शिवजी भगवान को बोलते हैं त्रिकालदर्शी। तो कृष्ण भगवान जो है वो विष्णु के अवतार है, तो उनको पिछला, अभी का और अगला सब पता है, राइट। तो ये चीज सबसे पहली क्वालिटी है किसी भी लीडर की, कि उसको पीछे का पता हो
अभी का पता हो और आगे का पता हो। पूरी दुनिया का पता करने की उसको जरूरत नहीं है, बिकॉज वो कृष्ण भगवान नहीं है। बट कृष्ण भगवान से वो क्या सीख सकता है कि मेरी कितनी बड़ी दुनिया है, उसमें मुझे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पता होना चाहिए। और आई थिंक कृष्ण भगवान ही वाज नॉट एन एग्जीक्यूटर, ही मेक्स पीपल वर्क। करेक्ट। सो सिमिलरली कंपनी में अगर कोई कृष्ण जी का रोल कर रहे हैं लाइक एज अ मेंटोर, तो दैट पर्सन शुड नॉट गो एंड डू द वर्क कि लेबर का वर्क भी कर लूं, सेल्स का वर्क भी कर लूं, बिल्कुल, या अकाउंटेंट का वर्क भी कर लूं। उसको लोगों को काम पे लगाना है और उसको स्ट्रैटेजीज बनानी और चीजों को अलाइन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, यस, perfectly. That's what leadership is. No? Yes. Leadership is not into action. Leadership is all into having a vision. Correct. And helping them understand how to make this vision a reality. A reality. By following the steps I am going to tell you. Correct. But leadership के केस में कृष्ण भगवान तो कृष्ण भगवान है ना, but leadership के केस में थोड़ा थोड़ा साथ में बताना भी पड़ता है। और वो कब बता पाता है आदमी, जब उसने खुद किया होता है। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला भाई रोज सुबह, फॉर एग्जाम्पल रोज सुबह सबको मंडे को उपमा मिलेगा खाने को, ठीक है। अब एक अच्छा सा हमने शेफ भी रख लिया, बट खाने वाले वो अच्छा उपमा बनाता है या अच्छा हलवा बनाता है, लेकिन उसे सर्व कितने लोगों को ना, 100 लोगों को। तो उसको पता होना चाहिए कैसे मैं यूनिवर्सल हलवा बनाऊं कि 100 के 100 लोगों को अच्छा लग जाए। अगर वो बनाने में सक्षम नहीं है तो लीडर आगे आता है कि मेरे को मालूम है मेरे 100 लोग कैसे हैं, यू आर अ न्यू पर्सन, तो इनको ऐसा हल्का सा फ्लेवर दे। तो लीडरशिप की आज की डेट में, इस जमाने में लीडरशिप का रोल सिर्फ स्ट्रेटजी बनाना ही नहीं रह गया, थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में उसका रोल भी है, सो दैट ही नोज व्हाट इज हैपनिंग एंड दैट्स जस्ट लाइक अ स्टार्टर, स्टार्ट कर दिया बस। लाइक ये हमें बता तो रहा है कि इसको खुद आता है। आई थिंक दैट्स काइंड, हाँ, नॉट दैट कि लोग उसको जज करें खुद आता है, बट क्या उसको पता है कि किसको क्या चाहिए, पता है कि क्या बोलना है, क्या करवाना है, क्या करवाना है, क्या करना है। सपोज एक शिप है वो स्टार्ट नहीं हो रही, मे बी उसको नॉलेज ना हो, बट इतना हो कि ही नोज हाउ टू गेट हाँ, उसको ये मालूम हो कि कौन कर सकता है, गेट द स्टार्ट। मेंटोर को ऐसे क्या पता होता है जो टीम पर्सन को नहीं पता होता? अगर मैं एग्जांपल दूं तो कृष्ण जी को ऐसा क्या पता था जो अर्जुन को नहीं पता था? बहुत सारी चीजें। कृष्ण जी को स्ट्रैटेजी पता थी, अर्जुन को नहीं पता थी, है ना। लेकिन लीडरशिप के पॉइंट से हम अगर बात करें तो लीडर्स की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है, वो जो हम श्री कृष्ण भगवान से सीख सकते हैं कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहले देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लेते हैं कृष्ण भगवान त्रिकालदर्शी थे, है ना, उनको सब कुछ पहले से पता था, युद्ध का रिजल्ट क्या होगा, कौन कौन लोग तेरे लिए लड़ेंगे, कौन कौन अगेंस्ट लड़ेंगे, सब मालूम था। और मान लो वो अर्जुन को बिठा लेते, बोले भाई देख ऐसा है, ऐसे ऐसे होगा, राइट। तो अर्जुन कंफ्यूज हो जाता और बोलता यार मैं नहीं मानता, या फिर मैं मान लेता हूं। तो होता क्या कि एक्शन जो होना था, आई एम नॉट सेइंग कि वो जरूरी था महाभारत, बट जो एक्शन होना था उसकी क्वालिटी डिफरेंट हो जाती। इसको और एक दूसरे तरीके से बोल देते हैं। आपका कोई फेवरेट गेम है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट वगैरह, ऐसा कुछ है जो आपको लगता है? लूडो, राइट। अगर लूडो में आपको किसी ने बोल दिया कि भाई दीप्ति जब भी तू खेलेगी हमेशा तू जीतेगी, तो आपको लूडो खेलने का मजा आएगा? नहीं आएगा। आप थोड़ी टीम का खेलोगे, 4 लोगों को इम्प्रेस कर लो, तो मैंने ही जीतना है, क्या मजा है। तो सेम वे अगर स्ट्रैटेजिस्ट पहले ही बता देगा कि ये क्या है, कैसे होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, तो लोगों का एक्शन लेने का जो जज्बा है, जो जोश है, वो कम हो जाएगा। तो अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट कौन है? जो इस बात की भी स्ट्रैटेजी बनाए कि कौन सी बात कब बतानी है। क्या सामने वाला तैयार है, क्या उसको अब इस लेवल पे आ गया है कि मैं उसको नेक्स्ट लेवल बता सकता हूं। तो स्ट्रैटेजिस्ट की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो उसके लिए अपनी भी एक स्ट्रैटेजी होती है। तो कृष्ण भगवान वाज अ पर्सन हु हैड द स्ट्रैटेजी। उसका बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं, आप अपना क्वेश्चन होल्ड करना, याद रखना। जी हाँ, राइट। कृष्ण भगवान, ठीक है, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, कृष्ण भगवान को उनका ड्राइवर सत्यकी, मतलब उस जमाने में तो रथ में जाते थे, बट आजकल के कॉर्पोरेट के हिसाब से बनाते हैं कि कृष्ण भगवान अपनी मर्सिडीज में बैक में पीछे बैठे हैं, आराम से उन्होंने रिबैन का चश्मा लगाया हुआ, काला सा सूट पहना हुआ और आराम से बैठे हैं। रेड बुल है, हाँ रेड बुल होनी चाहिए, वैसे अच्छी बात है, बट हमारा अपना ब्रांड आ रहा है तो कृष्ण भगवान के हाथ में हम अपना ब्रांड देंगे, ठीक है। तो हाथ में रेड बुल है, कृष्ण भगवान जी आराम से रिलैक्स बैठे हुए हैं, और ड्राइवर जो उनके सत्यकी थे, सत्यकी जो उनके सारथी थे ना कृष्ण भगवान के, वो ही हिमसेल्फ वाज अ वॉरियर, राइट। फॉर एग्जांपल रतन टाटा बोलते हैं मेरे को एयरपोर्ट जाना है, तो आनंद महिंद्रा बोलते हैं यार मैं छोड़ देता हूँ, मतलब बिग शॉट्स, दोनों आपस में बिग शॉट्स। तो कार जा रही है, कृष्ण भगवान पीछे बैठे हैं, सत्यकी बार बार रेयर व्यू में देख रहा है कृष्ण भगवान को, और कृष्ण भगवान सिगार लगा के, है ना, अपना रेड बुल पी रहे हैं, रिलैक्स बैठे हैं, और बार बार देख रहे हैं कि सत्यकी मेरे को देख क्यों रहा है। तो सत्यकी को बोलते हैं भाई
तू कंफ्यूज लग रहा है, कुछ तेरे दिमाग में चल रहा है तो पूछ ले, करेक्ट। सत्यकी बोलते नहीं नहीं सर, ऑल गुड ऑल गुड, एयरपोर्ट आने वाला है। तो कृष्ण भगवान उसको लास्ट टाइम बोलते हैं कि अभी भी पूछ ले, क्योंकि अभी का गया फिर दोबारा मिलना तो होना नहीं है, तो तू हमेशा डाउट में रहेगा, एंड आई डोंट वांट कि मुझसे रिलेटेड कोई बात है तो तू डाउट में रहे, तो इफ यू हैव अ क्वेश्चन तो पूछ ले। तो उसने क्या किया, एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर पहले जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है ना पार्किंग से बचने के लिए, अपनी गाड़ी वहां पे लगाई और मुड़ के बोलता है कृष्ण भगवान को कि सर ये जो द्रौपदी के साथ हुआ ना वो अच्छा नहीं हुआ, महाभारत जीत गए सब ठीक है, लड़ाई हुई भाइयों में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, आपके होते हुए आपने जिसको बहन बनाया था उसकी जो दशा हुई ना वो मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं। आपके होते हुए किसी ने उसको हाथ ही कैसे लगा दिया, साड़ी खींचने की बात तो बहुत दूर की है, उसको हाथ कैसे लगा दिया किसी ने, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसमें आपका क्या क्या लीला छुपी हुई है, आप क्या बताना चाह रहे हो, मुझे नहीं समझ में आया। आपने एक लड़की को बहन बना लिया, आप दुनिया उसके लिए मतलब कृष्ण जी की बहन पे भी अब कोई ऐसा कर सकता है, कोई ऐसा कर सकता है। हाँ। तो कृष्ण भगवान बड़े मुस्कुराए, बोले तेरा सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत गहरा है, लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं है। तो सत्यकी बोलता है प्रभु क्या बात कर रहे हो, आपकी कौन नहीं सुनता है, आप बोलते हो तो दुनिया बोलती है, आप बोलते रहो और सुनते रहेंगे। कहता वो सुनना भजन सुनना वगैरह नहीं कह रहा हूं मैं ये बात बोल रहा हूं कि जब मैं तुमको समझाता हूं उनकी जिंदगी के लिए कि कैसे आप अपनी जिंदगी ब्रैकेट में द्रौपदी को संभाल सकते हो, कोई नहीं सुनता है। तो बोलता है प्रभु बट आपने सुनाया भी तो नहीं। बोलते नहीं, जब ये क्रीड़ा चल रही थी, जब चौसर का गेम हो रहा था तो मैंने युधिष्ठिर को समझाया, मैंने उसको बोला मत खेल, इस खेल के पीछे इनकी कुछ चालाकी है, तू मत खेल। तो कृष्ण जी ने उस टाइम अपनी लीला क्यों नहीं करके खेल को रुकवाया क्यों नहीं? अभी उसी पे आते हैं। हाँ। तो बोलता है कि मत खेल, युधिष्ठिर ने मेरी नहीं सुनी। तो सत्यकी एकदम हैरान हो गया, कहता क्या बात करो सर, आप तो थे ही नहीं, आप तो वहां थे ही नहीं। बोलते मैंने भीम को भी समझाया, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, दुर्योधन को बिना बात के भड़काने की जरूरत नहीं है कि तेरे को मैं यहां पे रख के ऐसे मार दूंगा। भीम ने भी नहीं सुनी। बोलते प्रभु आप तो थे ही नहीं। बोलते मैंने तो दुर्योधन को भी समझाया मत ऐसा काम कर, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, उसने भी नहीं सुनी। बोलते प्रभु आप तो थे ही नहीं। कब समझाया? हाँ आप कब समझाया, आप तो थे ही नहीं। हाँ। बोला मैंने धृतराष्ट्र को भी समझाया कि तेरा बेटा कर क्या रहा है उसको समझा, मैंने विदुर को भी समझाया, मैंने भीष्म पितामह को भी समझाया, मैंने कर्ण को भी समझाया। सत्यकी कहता है सर रुक जाओ, आप वहां थे नहीं और आप एक टाइम में आप एक टाइम में सबको समझा रहे हो। हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है? कहता मैं हमेशा से था, मैं हमेशा से हूं और मैं हमेशा से रहूंगा। मुझे सर कैसे ऐसे कैसे पॉसिबल है? कहता जो आपके अंदर की जो कॉन्शियसनेस है ना, मैं हूं। युधिष्ठिर को ये फील आ गई थी कि दुर्योधन कभी भी अच्छा काम नहीं करता है, इस गेम में गड़बड़ है, लेकिन उसने नहीं सुनी। जब मैंने उसको सुनाया कॉन्शियसनेस बन के, तो किसी ने भी उसकी अपनी कॉन्शियसनेस को सुना ही नहीं। गांधारी या धृतराष्ट्र अगर देख रहा था तो उसकी कॉन्शियस कह रही थी कि मैं जो कर रहा हूं ना ठीक नहीं है ना, द्रौपदी के साथ चीरहरण जो हो रहा है ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो बोल नहीं रहा क्योंकि कृष्ण भगवान उसको बोल रहा नहीं मान रहा। धृतराष्ट्र को छोड़ दो, भीष्म पितामह सबसे सीनियर जिन्होंने कई जनरेशंस देखी हैं, वो कृष्ण की नहीं सुन रहे। तो सत्यकी बोलता है महाराज आपकी सुनते नहीं है लोग, ये तो फिर और अच्छी बात नहीं है। कहते हैं यस, सुनना उनके ऊपर है, ये उनका कर्म है, मेरा कर्म है सुनाना। तो इसलिए कृष्ण भगवान ने कर्म के ऊपर बहुत जोर दिया कि आपका मेरा हमारा सबका कर्म होना बड़ा जरूरी है। सो ये कॉन्शियसनेस को सुनना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और एक अच्छा कॉर्पोरेट लीडर वही है जो अपनी टीम के लोगों को समझे, कॉन्शियसनेस को समझे कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस क्या है, मैं क्या सोचता हूं, तुम क्या सोचते हो, अगर ये ऐसा हो जाए कि हम क्या सोचते हैं तो वो सब कुछ हो जाएगा जो हम करना चाहते हैं। तो दैट इज दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू लर्न फ्रॉम महाभारत to make this country महान भारत। You understand this? Correct. क्या महाभारत की बिगनिंग स्टार्टिंग में चेंज हो जाती अगर वो जो गेम जो चौसर का जो गेम वो खेल रहे थे तो उसमें अगर दुर्योधन के साइड से जैसे शकुनी आया पासा फेंकने के लिए, अगर पांडवों के साइड से श्री कृष्ण होते तो क्या गेम पलट जाता? 100% पलट जाता, 100%। तो युधिष्ठिर के दिमाग में आनी चाहिए थी कि यार तू अपना बंदा ला रहा है, एक्सपर्ट मैं भी लाऊंगा। जैसे वहां शकुनी है तो वहां कृष्ण जी कृष्ण को लेके आऊंगा, तो गेम पलट सकता था। करेक्ट। तो लेकिन पलटा नहीं, क्यों? अब जो इसको रिलेट कर लेते हैं, द्रौपदी लाइफ है। तो जब आप अपनी जिंदगी में अपने दिमाग की अपनी डिसीजंस अच्छे नहीं लोगे तो आपको द्रौपदी वाले एक्सपीरियंसेस करने पड़ेंगे लाइफ में। दैट मीन्स हमको
ओपन में या के सोसाइटी में शर्मसार होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपना दिमाग ठीक से नहीं यूज किया यार। तो इन पांचों को बैलेंस में अगर आप यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे, तो उसके लिए आपको अपनी कॉन्शियसनेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसका मतलब ये है कि आपको अपने अंदर कृष्ण भगवान को धारण करना होगा। लेकिन हमारे सिस्टम ने गड़बड़ कर दी। कृष्ण भगवान के गाने गाओ, भजन गाओ, मंदिरों में जाओ, नहीं वो भी करो, लेकिन अंदर कृष्ण भगवान वाली फीलिंग्स को लेके आओ, अपनी कॉन्शियसनेस को इम्प्योर करो। बहुत सारे लोग हैं ना, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं फिर अपनी बात पूरी करूंगा। बहुत सारे लोग हैं वहां मंदिरों में जाते हैं, है ना, किसी पंडे को पैसे नहीं देंगे, है ना, कोई अगर वही पंडा आके बोलेगा सर अंदर से इधर से दर्शन करा दूंगा, तो उसी पंडे को आप 500 रुपए भी दे दोगे। तो वो आपके अंदर प्योरिटी नहीं है, तो आपके अंदर कृष्ण नहीं है, तो आपको कृष्ण के दर्शन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ही कृष्ण नहीं है। जो थे आपने निकाल के फेंक दिए। आपको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, वो आप अगर मन से भी बोलोगे कृष्ण या एब्सोल्युटली, अगर वो सुनता है तो फिर वो मंदिरों में ही नहीं सुनता, वो हर जगह कहीं सुनता भी सुन लेगा। आप कहीं टपरी पे बैठोगे वहां पे भी सुन लेंगे। एब्सोल्युटली। और अगर हम महाभारत की बात करते हैं तो कृष्ण अर्जुन की बात होती है, ठीक है, लेकिन एक नाम है जो कभी हम भूल नहीं सकते, वो है कर्ण। बिल्कुल। और कर्ण कृष्ण से अर्जुन से ज्यादा टैलेंटेड थे, ठीक है, बट स्टिल अभी सिर्फ अर्जुन 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 होते हैं। क्या हम कर्ण से कोई कॉर्पोरेट क्वालिटी ले सकते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कर्ण से? देखो पहले दो चीजें क्लियर कर लेते हैं, फिर तीसरा जवाब देते हैं। ऐसा नहीं है कि कर्ण अर्जुन से बेहतर थे, ऐसा नहीं है। इक्वली गुड होंगे, ऊपर नीचे भी हो सकता है। और आपकी भाषा में या किसी कोई भी ऐसा सोचता है, जब एक धनुष मारा कर्ण ने, तो अर्जुन का रथ एक पीछे गया, ठीक है, और जब अर्जुन ने मारा तो कर्ण का ज्यादा गया होगा, तो अर्जुन हंसा। उल्टा है इसका, उल्टा है। तो आपने बोला कि अर्जुन और कृष्ण में से अर्जुन और कर्ण में से कर्ण ज्यादा बहुत बेहतर थे या बढ़िया थे, बट फिर भी हम अर्जुन का नाम क्यों लेते हैं? इसका सिंपल सा आंसर तो ये है क्योंकि वो सही लोगों के साथ थे, है ना। कर्ण जो है वो गलत लोगों के साथ, टॉक्सिक लीडर आपको खराब कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो लीडरशिप में ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो, है ना, उसकी रेपुटेशन क्या है बाजार में, तो लीडर आपको बढ़ने दे रहा है कि नहीं बढ़ने दे रहा है। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, कितनी पोटेंशियल है, और आप किन लोगों के साथ उसको निखारने की कोशिश कर रहे हो। तो आप आसपास का माहौल, एज यू सेड, टॉक्सिक माहौल है कि या नहीं है, तो वहां पे फर्क तो पड़ता ही पड़ता है, फॉर श्योर। तो हम कर्ण से क्या क्वालिटी सीख सकते हैं? क्योंकि वो बहुत ही अंडररेटेड, ऐसा लगता है कि अंडररेटेड ही था, बिकॉज उसके जो सर्कल था वो टॉक्सिक लीडर्स थे, उसके साथ श्री कृष्ण नहीं थे। तो देखो इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है ना, वो हमारी सुनी सुनाई इंफॉर्मेशन है ना, कि कर्ण अच्छा था या बुरा था, कृष्ण भगवान के साथ, 1 तीर या 4 तीर और किसका रथ आगे या पीछे, वो सब ये सब हमने इधर उधर से सुना, स्पेशली कहें तो पिछले 3-4 सालों में यूट्यूब से बहुत सुन लिया है। बिल्कुल। तो ये नॉलेज नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है। करेक्ट। और ये नॉलेज बन जाएगी थोड़े टाइम के बाद कि लोगों का विश्वास ही बन जाएगा। बट फिर भी एज अ कॉमन पर्सन अगर मैं कहूं कि क्या कर्ण वाकई में बेहतर था, अर्जुन क्या कमाल था, तो एक नाम और जोड़ लेते, एकलव्य। ये तीनों सेम टाइम के धनुषधारी हैं, ठीक है। अब इनकी जर्नी को पकड़ लेते हैं और फिर उसके बाद फैसला आप लेंगे और आप लेंगे, ठीक। गुरुकुल का सीन बना लेते हैं। गुरुकुल में 105 बच्चे पढ़ने के लिए गए, 100 कौरव और 5 पांडव। एक्सक्लूसिव था, ये हार्वर्ड था अपने टाइम का ना, कि भाई 105 बच्चों को पढ़ाता हूं मैं, द्रोणाचार्य ने बोला, और किसी को नहीं पढ़ाना, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब सब लोग बच्चे पढ़ रहे हैं। अब डे 1 सोचो, सबके सब एक लाइन में खड़े हैं, सब सेम उम्र के थे। आपको मालूम होगा ना कि जो 100 कौरव वाले बच्चे हैं वो एक ही पीस से बने थे ना, सरोगेशी से बने थे या क्या जो भी बोलते हैं। कॉमन सेंस वाली अप्रोच है। महाभारत को हमें किस नजरिए से समझना चाहिए, मैं जो शेयर करना चाहता हूँ। 105 बच्चे खड़े हैं, द्रोणाचार्य जी प्रिंसिपल, हेड और जो भी मानो, वो सबको क्या ऐसे बोल देते कि भाई तू धनुष चला ले, तू भाला चला ले? नहीं, उन्होंने सबका एटीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट लिया कि कौन किसमें बढ़िया है, कौन किसमें अच्छा कर सकता है, किसका काम किसको मिलना चाहिए, कौन सा काम, कौन सी शस्त्र शास्त्र किसको अच्छे से सीखना चाहिए। तो अर्जुन जो है ना, वो 4 में से एक वेदों का, शास्त्रों वेद का एक्सपर्ट भी है, यजुर्वेद के वो मास्टर भी है अर्जुन ने तो अर्जुन जो है ना, वो 4 वेद में से एक वेद के मास्टर भी हैं। बट उस टॉपिक को साइड में रखते हैं। सिचुएशन ये है कि द्रोणाचार्य जी ने 105 बच्चे बुलाए, उनका सबका एटीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट लिया, और अर्जुन की हम बात कर रहे हैं, टाइम कम है, तो अर्जुन को बोला भाई अब ध्यान से सुनना, ये सेंटेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट है, कि भाई या बेटा या जो भी बोलेंगे, पुत्र, कि यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट वॉरियर
विद द हेल्प ऑफ बिकमिंग एन अमेजिंग आर्चर। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा धनुषधारी बनने की तेरे अंदर क्वालिटीज हैं। तो अर्जुन ने क्या किया? एज यू से सर, अर्जुन सरेंडरिंग योरसेल्फ टू द लीडर। ब्यूटीफुल, यू हैव पुट इट वेरी राइटली। उसने बोला सर आपको लगता है आई सरेंडर। अब सरेंडर करने का मतलब क्या है? आप जो बोलोगे ना वही करूंगा और उतना ही करूंगा, ना ज्यादा ना रेडी कम। हूं वो करने के लिए। यस, मैं रेडी हूं। तो अर्जुन का नाम आज तक हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उसने सरेंडर किया। सरेंडर करने में बड़ी पावर है। अगर आपको मालूम है लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर किसी मैनेजर को लगता है माय लीडर इज अमेजिंग, आप सरेंडर कर दो। क्योंकि वो लीडर को जब आप सरेंडर करोगे तो आप उसके सानिध्य में ज्यादा रहोगे, तो थोड़े टाइम के बाद आप उसके जैसे हो जाओगे। जब आप उसके जैसे हो जाओगे तो ये लीडर कहां पहुंच जाएगा? क्योंकि आप इसकी पोजीशन ले रहे हो, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो, तो ये भी तो ग्रो किया है, ये आपके लिए जगह छोड़ देगा, तो आप लीडरशिप पोजीशन पे आ गए। तो फर्स्ट रूल इज सरेंडरिंग। अब थोड़ा सा करण को ले लेते हैं। करण ने क्या किया? करण में के पास एक प्रॉब्लम ये थी कि ही वॉज वेरी ईगोइस्ट एज पर द इंफॉर्मेशन वी हैव। सच में था नहीं था मालूम नहीं, बट जो हमने सुना है। क्या ईगो थी? अर्जुन ही क्या बहुत बड़ा हीरो है, मेरे से पकड़ लड़ाई करवा के तो दिखाओ, कंपटीशन करो तो सही, मैं बताता हूं मैं बढ़िया हूं। तो द्रोणाचार्य ने सबने मैनिपुलेट किया कि नहीं भाई तू सूत पुत्र है ना, तेरा कंपटीशन है ही नहीं। वहीं पे दोस्ती हुई थी दुर्योधन की और कर्ण की कि भाई ये इसको मैंने अंग देश का राजा बना दिया, अब ये राजा है, करवा लो कंपटीशन। बट कंपटीशन अवॉइड कराएगा, इसलिए नहीं कि अर्जुन कमजोर था, इसलिए कि कर्ण की अप्रोच गलत थी। कर्ण की अप्रोच थी फुल ऑफ ईगो टू प्रूव अदर्स रॉन्ग। ही वाज फुल ऑफ सेल्फ प्राइड। सो दिस शोज कि आप में कितना भी टैलेंट हो, अगर आपके अंदर ईगो है तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। एब्सोल्युटली, स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। अगर आप बिना बात के ईगो लोगे ना और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, आप ग्रो नहीं करोगे। और अगर आप में भले ही कम टैलेंट है, बट आप में यू आर काइंड और विलिंग टू लर्न एंड विल पावर स्ट्रांग है, आप आगे बढ़ोगे। तो कर्ण ने एक और गड़बड़ क्या की? अब सब लोग जानते हैं ना, परशुराम से टीचिंग ली झूठ बोल के कि मैं भी ब्राह्मण हूं। और परशुराम को जब पता चला तो उन्होंने उसको फिर क्या बोलते हैं श्राप भी दे दिया, जो उसका नुकसान फिर महाभारत युद्ध में हुआ। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आप कर्ण जो है ना वो ब्लाइंड हो गया। पोटेंशियल में कमी नहीं थी, क्योंकि पुत्र तो वो कुंती का ही था, उसके अंदर टैलेंट, उसका डीएनए तो बहुत बढ़िया था, बट उसने सारी क्वालिटीज को गलत तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की। He wanted to be successful और he wanted to declare the world कि I am the best warrior, अर्जुन से ज्यादा बढ़िया हूं मैं। उसके लिए उसने साम दाम दंड भेद सब कुछ कर दिया। वो दूसरों से बेहतर बनना चाह रहा था, वो दूसरों से कंपटीशन कर रहा था, अपने आप को बेहतर नहीं कर। एब्सोल्युटली। जैसे आपने बचपन में हमने भी किया हुआ ना, एक लाइन लगा देते हैं तो हम बोलते हैं इस लाइन को छोटा करके दिखाओ, बिना मिटाए बिना काटे। तो बड़े कंफ्यूजन है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसके आगे एक लंबी लाइन लगा दो, तो अब दो हो गई, तो कंपैरिजन में वो छोटी हो गई। तो कर्ण को क्या करना चाहिए था? अपने ऊपर फोकस करना चाहिए था कि मैं बेस्ट कर रहा हूं, कंपटीशन छोड़ दो, भूल जाओ। आई एम नॉट सेइंग कि वो अर्जुन से बेहतर हो जाता, लेकिन उसके अंदर की जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है ये जरूर बोलती कि यार मैं जितना बेस्ट कर सकता था ना, मैंने कर दिया। तो कर्ण के केस में सबसे बड़ी गड़बड़ ये हुई। अब एकलव्य को भी ले लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं बता रहा हूँ, और ऑडियंस को एक बहुत जबरदस्त, आपको एक जबरदस्त मैसेज भी मिल सकता है कि एकलव्य wanted to be an excellent archer, उसको भी धनुषधारी बनना था, बट वो भील का बेटा था, जंगलों में रहने वाली ट्राइब थी। वो क्या करे, उसको कौन सिखाए? तो उसने बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी की, और ये सच बात है, मतलब ये मन घड़न तो बात नहीं है। उसने क्या किया कि यार, और ये सीखने वाली बात भी एज अ गुड स्टूडेंट, कि मैं अच्छी धनुषधारी कहाँ सीख सकता हूँ। तो उस समय द्रोणाचार्य का नाम बहुत था, और उसको पता था कि जिन्होंने कर्ण को नहीं सिखाया वो मुझे कहाँ एक्सेप्ट करेंगे। तो उसने एक स्ट्रेटजी बनाई बड़ी जबरदस्त, बिकॉज स्ट्रेटजी इज माय फेवरेट। एकलव्य ने स्ट्रेटजी इज माय फेवरेट अप्रोच टू डू एनीथिंग। उसने क्या स्ट्रेटजी बनाई कि यार आई कैन नॉट लर्न फ्रॉम द बेस्ट, बट आई कैन लिव विद द बेस्ट एज देयर छोटा मोटा काम करने वाला छोटू। तो एकलव्य ने क्या काम पकड़ा, लाइक जब भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंटर्न्स बन के जाते हैं, तो उसने क्या बढ़िया, यू आर गिविंग वेरी गुड थॉट्स, ब्यूटीफुल। तो उसने क्या किया कि वहां पे जहां पे गुरुकुल था वहां पे जाके बोलता है कि साहब मेरे को ना काम दे दो। और उसको क्या काम मिला कि ये लोग जब लोग प्रैक्टिस कर लेते थे सारे अपने इक्विपमेंट्स कह लो या अपने शस्त्रों से, तो उनको ठीक से वापस रखने का, साफ सुफ करने का तरीका, उसने एक जॉब ले ली। एंड धीरे धीरे उसने अपने आप को अपग्रेड किया टुवर्ड्स अर्जुन, कि मेरे को धनुषधारी बनना है, मेरे को गला थोड़ा उड़ाना है। तो वो धीरे धीरे अर्जुन के क्लोज होता चला गया कि आपका धनुष मैं अच्छे से रख रहा हूँ। और क्लोज इसलिए नहीं हुआ कि मैं आपका धनुष अच्छे से रख रहा हूँ, क्लोज इसलिए हुआ कि वो अच्छे से धनुष रखता था
तो अर्जुन बोल रहा था भाई एकलव्य तू कर रहे काम मेरा, बिकॉज ही वाज डूइंग गुड, perfectly one word. ही वाज डूइंग small. बेटर, या हाँ. द वे अर्जुन ने एक्सपेक्ट किया होगा. अंडरस्टूड दिस. अब एक दिन क्या हुआ कि एकलव्य से गलत, उसको काम तो सारे थे बट धनुष को ठीक से रखता था, तो एक दिन उसने गलती से दुर्योधन का जो गदा था उसको भी साफ करके रख रहा था, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा, तो दुर्योधन को आया गुस्सा. उसने बोला इसको यहाँ से निकाल दूं. दुर्योधन था तो गुस्से वाले, तो द्रोणाचार्य के स्टाफ ने हो सकता है उनको निकाल दिया. अब एकलव्य के पास दूसरी स्ट्रेटजी थी कि यार मेरे को सिखा नहीं रहे, मैं एनवायरनमेंट में जा रहा हूँ तो उसमें सीख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जर्व करता था ना कैसे चला रहे हैं, सब कुछ लर्न तो कर ही रहा था. अब मैं क्या करूँ. अब वो जंगल के बाहर आया तो उसने बनाया उनका बस्ट, द्रोणाचार्य जी का. और उनका द्रोणाचार्य जी का बस्ट कैसे बनाया मालूम है? ऐसा वाला नहीं बनाया वेरी नाइस, गुस्से वाला. और हर बार तीर चलाता था और बस्ट से पूछता था कैसा है तीर, बस्ट क्या कह रहा है, मजा नहीं आया क्योंकि गुस्से वाला है. तो एकलव्य ने क्या किया, ही यूज्ड टू प्रैक्टिस सो मच कि वो प्रैक्टिस करते करते गिर जाता था, उसके हाथों से खून निकल जाता था, उसके घुटने टूट जाते थे, लेकिन वो प्रैक्टिस करना बंद नहीं करता था. वो अर्जुन से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा था. तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में व्हेन यू एंटर एज एन इंटर्न, बेस्ट लोग ढूंढ लो जो ऐसे आपने बनना है और उनके जैसे होने की पूरी कोशिश करो, एंड देन प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट. राइट. अब इसमें एक चीज और ऐड कर लेते हैं, आपका सवाल तैयार रखना, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस. अब क्या हुआ, एकलव्य की बात पे कंप्लीट कर लेंगे कि एकलव्य के पास क्या है, द्रोणाचार्य है, और अर्जुन के पास कौन सा टीचर है, उनके पास भी द्रोणाचार्य है एज अ टीचर जो धनुष. ठीक है, यहाँ तो बस्ट वाला है ना, यहाँ तो कुछ बोलता नहीं, सिर्फ एक ही बात बोलता है, मजा नहीं आ रहा तेरी प्रैक्टिस से, मजा नहीं आ रहा तेरी प्रैक्टिस से. और ठीक, तो एकलव्य ने क्या किया, वो प्रैक्टिस करता था तो दो बंदों को दिमाग में रखता था, एक द्रोणाचार्य और एक अर्जुन. अब वो प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक. अब प्रैक्टिस करते 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 कंधे दर्द होने लग गए, और कंधे दर्द हुए तो क्या बोलता है, यार कंधे दर्द हो रहे हैं, आई नीड अ ब्रेक. तो बोलता है विल अर्जुन टेक अ ब्रेक. नो, अर्जुन विल नॉट टेक अ ब्रेक. कहता है अगर वो ब्रेक नहीं लेगा मुझसे आगे निकल जाएगा, मुझसे बेहतर हो जाएगा. यहाँ पे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, टू बिकम रियली गुड एट योर क्राफ्ट. ठीक है. बोलता यार ये तो और गड़बड़ हो जाएगी, अर्जुन तो बहुत प्रैक्टिस कर रहा था, आई शुड प्रैक्टिस. तो कंधे टूट गए. ठीक. बोला अर्जुन क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, मैं भी प्रैक्टिस. कंधे टूट गए. अब धीरे 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 हाथ से, उंगली से खून निकल रहा है. बोला अब तो अर्जुन की भी उंगली से खून निकल रहा होगा, अब तो रुक गया होगा. नहीं, अर्जुन तो अर्जुन है, वो अभी भी नहीं रुका होगा. थोड़े टाइम के बाद वो घुटनों के ऊपर आ गया. लर्निंग मतलब बहुत ज्यादा लिंक करता है ये हमारी कॉर्पोरेट लाइफ. तो एब्सोल्युटली राइट. अब क्या हुआ, अब वो घुटनों के बल गिर गया. बोला यार मैं तो बुरा हाल हो गया, तो मर गया मैं. अर्जुन क्या कर रहा होगा, बोला अर्जुन भी घुटनों के बल गिर गया होगा. और फिर उसने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी. अर्जुन क्या कर रहा होगा, अभी भी चला रहा होगा. बोला अर्जुन तो अर्जुन है, वो नहीं रुकने वाला. और एक स्टेज ऐसी आई एकलव्य की, जब वो बिल्कुल ही गिर गया, मुंह से जैसे बोलते हैं झाग निकल गई कि मरने वाला हो गया. तो बोलता अब अर्जुन क्या कर रहा होगा. तो एकलव्य कहता है अर्जुन तो अर्जुन है, लेकिन अब तो अर्जुन का बाप भी नहीं उठ सकता, यहां से कोई नहीं उठ सकता, अब अर्जुन खत्म है. और उसके बाद जोश में एकलव्य फिर से उठा. कहता है जहां पे अर्जुन खत्म हो जाता है, जहां पे अर्जुन रुक जाता है, जहां पे अर्जुन थक जाता है, जहां पे अर्जुन हार जाता है, वहां से एकलव्य की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है. एंड ही गेट्स अप अगेन एंड स्टार्ट्स प्रैक्टिसिंग. एंड दैट्स व्हाई नीदर अर्जुन नॉर करण नॉर राम भगवान नॉर लक्ष्मण जी were the best archer. एकलव्य was the best archer. रीजन क्या है, जहां अर्जुन खत्म होता है वहां एकलव्य शुरू होता है. Absolutely. And that is the reason उनसे उनका अंगूठा मांगा गया था. बिकॉज द्रोणाचार्य जी को पता था. इसके पीछे भी दो बहुत खूबसूरत बातें हैं दीप्ति, आप हैरान हो जाओगे कि द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा ताकि अर्जुन को कोई पीछे न कर पाए. नहीं, इसके पीछे की डिफरेंट एंगल है. जो आप कह रहे हो वो भी सही है, वो भी बहुत सही बात है, लेकिन अलग सी बात है. मान लो थोड़ी देर के लिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा नहीं मांगा, ठीक है, तो अर्जुन के मुकाबले एकलव्य को जगह ही कहां है कौशल दिखाने की. वो तो जंगल का भील का बच्चा था, उसने कौन सा युद्धों में लड़ना था. उसने क्यों तीर कमान सीखा मालूम है आपको, क्यों एकलव्य कमाल था. उसने तीर कमान इसलिए नहीं सीखा कि उसने युद्ध लड़ने थे, उसके पास एक प्रॉब्लम थी, उसके पास रिसोर्सेज की कमी थी. कैसे, अब आपको सोचना होगा लॉजिकली कि वो जब तीर चलाता था तो किस लिए तीर चलाता था, जंगल में शिकार करने के लिए. शिकार किस लिए करना है, क्योंकि वो फूड है, राइट. अब आपने एक तीर चलाया और हिरण को नहीं लगा, अब ये तीर क्या हुआ,
वेस्ट हो गया। तो यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू द बेस्ट के लिए उसने क्या किया, अब पुराने जमाने में क्या होता था, एक तीर को बनाने के लिए सीजन्स लगते थे। एक पर्टिकुलर पेड़ से लकड़ी आएगी, फिर सूखेगी, फिर इस धनुष के हिसाब से तैयार होगी, और आपने चलाई और नहीं लगी। तो एकलव्य की प्रॉब्लम ये थी कि यार मैं कि ऐसा नहीं कर सकता कि मैं तीर चलाऊं और लग जाए, तो मेरा तीर नहीं वेस्ट होगा, क्योंकि ढूंढने का टाइम तो है नहीं, अमेज़न पे तो ऑर्डर नहीं कर सकते। बेस्ट बना। यस, सी ही वांटेड टू यूटिलाइज हिज रिसोर्सेज टू द कोर। और ये मैसेज इंटर्न्स के लिए भी है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हो ना, तो यूटिलाइज द रिसोर्सेज टू द कोर। आप सीखो अच्छा, आप करो अच्छा, आप कॉफी कम पियो, आप गप्पे कम मारो, आप जिस काम के लिए आए हो आप उस पर फोकस करो। आपको अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। आपको टाटा ब्रांड में काम नहीं करना है, आपको आने वाले टाटा आने वाले ब्रांड बनना है। यस, एज गुड एज टाटा बनना है। यस। तो एकलव्य की वो चैलेंज था। अब दूसरी बात जहां पे हमने बात छोड़ी थी, आई होप जो हमारे व्यूअर्स हैं वो समझ पाएंगे, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि हमारी कहानी थोड़ी ड्रिफ्ट हो जाती है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, डिस्कशन के लिए, कि द्रोणाचार्य ने अंगूठा नहीं मांगा, राइट? तो क्या एकलव्य के बारे में हम आज बात कर रहे होते? नहीं कर रहे होते, हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि वो गायब हो चुका होता। एग्जैक्टली। तो द्रोणाचार्य ने बड़ा जबरदस्त काम किया, इसके लिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। सारी दुनिया डिफरेंट देखती है, मैं उनकी आदर से देखता हूँ इस बात से। द्रोणाचार्य ने जब उससे अंगूठा मांगा ना, ध्यान से सुनना इस बात को, जब उन्होंने उससे अंगूठा मांगा तो उन्होंने इस बात की एक्सेप्टेंस यूनिवर्सल कर दी कि आई एम योर टीचर, क्योंकि ओनली टीचर कैन आस्क फॉर, जो देते हम दीक्षा, है ना, गुरुओं को, जो गुरु दक्षिणा, एग्जैक्टली। तो उन्होंने 1 मिनट में बोल दिया, यस यू आर माई स्टूडेंट। और कोई मुझे आज आके बोले, है ना, हार्वर्ड का कोई चीफ आके बोले, ए साहिल इधर आ, अंगूठा दे दे, वो सर क्यों, गुरु दक्षिणा है, तूने मेरी 4 किताबें पढ़ी हैं, तू कितना अच्छा कर है, ले लो सर। यूनिवर्सल, तो एकदम उसने क्या बोला, और आई थिंक वहीं से वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस आनी शुरू हुई है गुरु दक्षिणा। एग्जैक्टली। तो द्रोणाचार्य ने बहुत ही साइलेंटली दुनिया को बता दिया ये भी कम नहीं है। जैसे कि राम जी को वनवास में केकई ने भेजा, अगर वो वनवास में नहीं भेजती तो वो आज वो नहीं होते, भगवान नहीं होते, वो राजा होते। एब्सोल्युटली। तो मैं इसके लिए बड़ा सिंपल साहब बड़ी अच्छी बात बोलता हूँ, हाँ। अगर मंथरा ना होती, कैकई ना होती, तो राम भी राम ना होते। तो यू हैव सो मेनी पीपल बिहाइंड यू। तो महाभारत से हमें, अगर हम इस तरीके से सीखते समझते जाएंगे, मेरी पूरी कंप्लीट महाभारत मैंने बनाई हुई है और बहुत जल्दी हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं महाभारत जी रही हूँ आपके साथ अभी। ब्यूटीफुल, मुझे इट्स लाइक कि बहुत ही मजा आ रहा है इस टाइम पे। जबरदस्त, आई एम लविंग दिस कन्वर्सेशन। तो अगर आप पूरी स्टार्टिंग से सुनोगे ना महाभारत, मतलब एक, जैसे बोलते हैं ना, एक सीक्वेंस के बाद दूसरा जो रिलेट करता है, जो हमें पता है, जो बी आर चोपड़ा साहब ने जो हमें दिखाई है, आपको सच में लगेगा कि यार ये महाभारत है। अगर स्कूल में पढ़ा दी गई, कॉलेज में समझा दी गई ना, किसी किताब की जरूरत नहीं। आई थिंक हमें इसका सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जैसे कि बाबर पे सब्जेक्ट बने हुए हैं, हिस्ट्री के, हिस्टोरिकल एंड ऑल, सो ये भी होना चाहिए। एब्सोल्युटली, बिकॉज ये तो उनकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए यूज हो सकते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ, एब्सोल्युटली लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। इसलिए बोलते हैं ना कि महाभारत का मतलब महान भारत है, तब होगा जब आप और हम अर्जुन जैसे हो जाएंगे। क्योंकि मैंने इतने सारे कॉर्पोरेट लीडर से पूछा, व्हिच वन इज योर फेवरेट बुक, व्हिच वन इज योर फेवरेट, एवरीवन सेड भागवत गीता। बहुत ही, मतलब लर्निंग, कोई श्लोक, कैसा श्लोक, एवरी श्लोक। एब्सोल्युटली। आप भगवत गीता को ओपन करो, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एब्सोल्युटली। और इस बात को मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप कोई भी किताब उठा के पेज उठाओ, आपको आंसर मिल जाएगा, बिकॉज आंसर किताब में नहीं है, आंसर भगवत गीता में नहीं है, आपके यहाँ पे है। It's like you flip a coin. You relate it, yes. It's like you flip a coin और आपको पता है कि क्या आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। It's like that. Absolutely. So एकलव्य की बात को यहाँ पे सम अप कर देते हैं कि द्रोणाचार्य जी ने जब उसको उनसे अंगूठा मांगा तो उन्होंने ये सर्टिफाइड कर दिया कि यस यू आर माय स्टूडेंट। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि द्रोणाचार्य जी ने उसके राइट हैंड का अंगूठा मांगा तो एकलव्य तब भी नहीं रुका, उसने बोला मेरे राइट का मांगा है ना, लेफ्ट का है, एंड ही बिकेम much better with left arm as well. And you will be surprised to know, आज की तारीख में जो अच्छे स्नाइपर्स की जो ट्रेनिंग होती है राइट हैंड से तो होती ही है गन चलाने की, उनकी लेफ्ट हैंड से भी जरूरी होती है कि इन केस आपकी राइट हैंड में कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आपका लेफ्ट हैंड भी शुड बी इक्वली गुड। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ऑडियंस को भी मैं बोलना चाहूंगा, कभी पुतिन को चलते हुए, जो यूएसएसआर का प्रेसिडेंट, कभी रशिया का प्रेसिडेंट, नॉट यूएसएसआर का, कभी पुतिन को चलते हुए देखना, उनका एक हाथ हमेशा ऐसा टेढ़ा रहता है,
That means he is always ready to take out his gun and shoot. So he's prepared with both the arms. Always be ready. Always ready. When needs to be. When हाँ टक की आवाज आएगी उसका हाथ एकदम ऐसे हो जाएगा. He's so programmed. So एकलव्य को जब ये सिखाया गया तो आज ओलंपिक्स में जो बेस्ट आर्चरी मानी जाती है that is respected from with the left arm. इसीलिए एकलव्य आज भी नंबर 1 है अगर कंपेयर करना हो तो. एकलव्य is better than from all. Yes. अगर कंपेयर करना हो तो. अदरवाइज तो सब लोग कमाल थे. है ना. अर्जुन युद्ध में उसने कमाल किया, कर्ण ने कमाल किया, सबने कमाल किया. ब्रांडिंग का भी कमाल है क्योंकि कृष्ण जी अर्जुन के साथ. हाँ ब्रांडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है आजकल. यस. कृष्ण भगवान आपकी कॉन्शियस. हाँ कृष्ण साथ में चाहिए हर जगह. कृष्ण होना चाहिए, ब्रांड साथ होना चाहिए और या मेंटोर साथ होना चाहिए जो ब्रांड को. एब्सोल्युटली. इसलिए मैं किताब लिख रहा हूँ आप सबके लिए, मैं भी कृष्ण. आप जरूर पढ़ना, अभी आ जाएगी तकरीबन 1 साल में. तो आई एम राइटिंग दैट बुक. ओके. कृष्ण जी को सब कुछ पता था तो अभिमन्यु को अपने छल से क्यों नहीं रोका मरने से? हाँ वो देखो एक 2 लॉजिक्स लोग लेते हैं तो मैं अपनी बात अपने हिसाब से बताता हूँ. सबसे पहले हम मान लें कि क्या सच में महाभारत हुई है ना. हुई. थोड़ी देर के मान लेते हैं या जो भी आपने मानना हो. तो जो लोग मानते हैं जिन्होंने ये सुनना है, जो समझना चाहेंगे इस सवाल से, उसमें 2 तरीके के लोग होंगे जो मानते होंगे कि महाभारत हुई या फिर ये सिर्फ एक अच्छी सी किताब है. ठीक है. दोनों के लिए एक ही जवाब है. पहले वाला जवाब क्या है कि कृष्ण भगवान की लीला थी है ना. तो उनको सब मालूम ही था, त्रिकालदर्शी जैसे हमने बोला, फिर भी इतना सब कुछ क्यों हुआ भाई. एक तो वो मानते हैं कि अगर वो सब था तो फिर ये हुआ ही क्यों. अब मैं बात करता हूँ सिर्फ लॉजिक्स के हिसाब से कि सबसे पहले इस बात को क्या मान लिया जाए कि जब वो पेट में थे अभिमन्यु, तो जब उनको बताया जा रहा था कि किस तरीके से चक्रव्यूह में जाना है, उसको भेदना है और बाहर निकलना है, तो आधे में वो सो गए इन द वूम. तो उसके बाद उनको आधा नहीं पता चला. अगर ये सही है, जो कि मैं मानता हूं कि ये सही है, ऐसा होता है, आज साइंस ने प्रूव किया है कि बच्चे 9 महीने पेट में रहते हैं तो वो सुनते हैं. और आजकल क्योंकि हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते हैं ना जब विमेन प्रेग्नेंट हो, तो इसलिए आज की डेट में बच्चे चिड़चिड़े थोड़े ज्यादा पैदा हो रहे हैं. बिकॉज फॉर द 9 months दे लिसन टू दैट. बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट टॉपिक, कमिंग बैक कि कृष्ण भगवान को मान लेते हैं एक ग्रंथ लिखा गया, तो ग्रंथ से सच में हुआ नहीं हुआ उसको छोड़ देते हैं. ग्रंथ में वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हेन द स्टूडेंट इज हैविंग द हाफ नॉलेज एंड ही टेक्स द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मारा जाएगा. अभिमन्यु की मिस्टेक से हमें सिखाने के लिए ग्रंथ में ये लिखा गया कि भाई गड़बड़ है, आधी नॉलेज के साथ काम शुरू करोगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गड़बड़ होगी, आप नुकसान करोगे. हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस. सो यू शुड बी फुल्ली प्रिपेयर्ड. सो द मैसेज शुड बी गिवन. अब कृष्ण भगवान के हिसाब से बात करते हैं कि जो सच में हुआ, कि सच में मान लो हुआ, तो कृष्ण भगवान की अपीयरेंस एट दैट टाइम, उसको हम ये बोलेंगे कि आपकी जो कॉन्शियसनेस थी कृष्ण भगवान की, वो डाइवर्टेड थी. क्योंकि उन्होंने युद्ध में क्या बोलेंगे, हाउ डू आई पुट इट, अभिमन्यु वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट कंपेयर टू ऑल द 5 पांडवास. एंड अभिमन्यु's wife, I think her name was उत्तरा और कोई नाम, she was already pregnant with the lineage, next बच्चे से कि अगले पांडव होंगे. शायद परीक्षित उनके बेटे का नाम था, अर्जुन अभिमन्यु के बेटे का नाम परीक्षित था, जो कंसीव था उस समय, जिसको अश्वत्थामा मार नहीं पाए थे कहानियों के हिसाब से, अगर हम रियल मानते हैं. कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो उस समय कृष्ण भगवान ने वहां पर अपनी इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग प्रेजेंट 5 पांडवों के साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट समझी होगी कि भाई आई हैव टू टेक केयर ऑफ दीज. अगर मैं अपनी अटेंशन इधर करूंगा तो ये तो बच जाएगा, बट वो सब गायब हो जाएंगे. तो माई फोकस शुड बी देयर. तो सेम वे हम कॉन्शियसनेस को भी बोल सकते हैं. आप अपनी कॉन्शियसनेस कहाँ पे लगाओगे, आधे अधूरे काम पे या संपूर्ण पूरे काम पे. सो कृष्ण भगवान ने शायद इसलिए वो डिसाइड किया होगा. अदरवाइज मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं उस समय था और ना जानता हूँ. क्या कॉम्पिटिटर को हराने के लिए हमारे पास कृष्ण का होना जरूरी है? क्या बिना कृष्ण के कॉम्पिटिटर को नहीं हरा सकता आज के वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में? देखिए एक सवाल बिल्कुल सही है और इसका जवाब ये है कि विदाउट कॉन्शियसनेस, जिसको हम कृष्ण कहते हैं, बहुत मुश्किल है. लेकिन आज की दुनिया में प्योर कॉन्शियसनेस अगर आप करेंगे तो आप ये जो मायावी है ना, जो हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बोलते हैं, इसको आप अचीव नहीं कर सकते. बट इससे पावरफुल चीज आपको मिल जाएगी, दैट इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन. लेकिन हमें सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए? हमें अपनी ईगो की बूस्टिंग चाहिए. मुझे पैसे, मुझे सुकून नहीं चाहिए. सभी बोलते हैं यार जिंदगी में सुकून बड़ा इंपॉर्टेंट है.
भाई सुकून के लिए तो कुछ भी नहीं करना, मेरे साथ चलो हिमाचल, आपको सुकून देता हूं, करेक्ट। लेकिन हमें सुकून नहीं चाहिए, झूठ बोलते हैं। हमें क्या चाहिए? अपना वैभव चाहिए। हमें क्या चाहिए? लोगों के सामने डोमिनेशन चाहिए। अरे दीप्ति तेरे को क्या पता है, मैं बताता हूं, आई वॉन्ट टू शो ऑफ टू द पीपल। तो अगर आप ये सोच के करेंगे तो फिर कृष्ण भगवान का रोल की जरूरत ही नहीं है। बट अगर आप कृष्ण भगवान को साथ ले लेंगे फिर इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। तो कृष्ण भगवान को अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको चाहिए तो आज की डेट में जरूरत पड़ती है, बट वहां पे मैं बोलूंगा कि कृष्ण भगवान के एक रूप की जरूरत पड़ेगी। कृष्ण तो चाहिए बट उनका कौन सा वाला रूप चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि वहां पे आपको स्ट्रेटेजिक कृष्ण भगवान अगर चाहिए तो वो आपकी कॉन्शियसनेस ने पिछले, ध्यान से समझना इस बात को, बड़ी गहरी है, जो कॉर्पोरेट के लोग सुन रहे हैं उनको बहुत जबरदस्त ज्ञान मिलेगा। आपके पास कृष्ण भगवान हैं, लेकिन आपके पास कृष्ण भगवान की डिजाइन की हुई स्ट्रेटजी नहीं है। कैसे? जो है थोड़ी बहुत, वो आपने कागज के ऊपर लिखकर डिजाइन नहीं की है। उसका छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। किसी भी मैनेजर को पूछ लो, किसी भी लड़की को पूछ लो, किसी भी माँ को पूछ लो, वो जो भी कर रहे हैं अपनी जितनी थोड़ी बहुत अक्ल है, ज्यादा कह लो थोड़ी कह लो, उसके बेसिस पे तो जिंदगी चला रहे हैं ना। हम जो भी नौकरी में कर रहे हैं जितना पता है, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर नॉट पुटिंग इट ऑन द पेपर एंड देन taking steps one step at a time. That is making them different, like Lala company and a unicorn company. way difference हो रहा है। Lala companies are doing just जो थोड़ा बहुत पड़ता है उसको लेके चल रहे हैं, खुद ही सारे रोल खुद ही प्ले करने हैं, गल्ले पे खुद ही बैठना है। लेकिन यूनिकॉर्न है, they are following the strategy. Yes, so that's why they are unicorn. Yeah. है ना? So they have कृष्ण। तो मैं यहाँ पे बात जो समझाने की कोशिश करूंगा वो ये सभी ऑडियंस के लिए कि आपके पास कृष्ण हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज हैं, बट वो स्ट्रैटेजीज आपने पेपर पे नहीं लिखी। अब इसको कृष्ण भगवान को चेंज कर देते हैं, कॉन्शियस भी नहीं बोलेंगे। आपके पास पिछले 7 साल के, 4 साल के, 2 साल के एक्सपीरियंसेस हैं, आपने उसको कागज पे रखकर आगे आने वाले 2 साल के, 5 साल के स्ट्रैटेजीज को नहीं बनाया है। अगर आप वो स्ट्रैटेजीज बना लेते तो कृष्ण भगवान एज ए कॉन्शियसनेस आपके साथ है। क्योंकि आज की तारीख में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेरे को सुकून भी चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस जैसे बोलते हैं, और मुझे प्रमोशन भी चाहिए, है ना? मुझे प्रमोशन तो चाहिए बट मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। मुझे प्रमोशन किस लिए चाहिए? पैसे के लिए चाहिए। मुझे प्रमोशन किस लिए चाहिए? वैभव के लिए चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नहीं चाहिए। तो इसलिए लोग क्या करते हैं? मैनिपुलेशंस करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जिसे बोलते हैं ना आड़ा टेढ़ा तिगड़म लगाते हैं। तो मैनिपुलेशंस करनी पड़ेगी। तो आपके पास वो एक्सपीरियंस है, आप उसको अपनी स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करोगे, पेपर पे लिख के। अगर नहीं होता तो मुझसे पूछ लो, आप वो करोगे तो आपके कृष्ण भगवान हमेशा आपके साथ है। ऐसा बोलते हैं कि हमारा सब कुछ जिंदगी में पहले से लिखा होता है। हाँ, प्रारब्ध में। हाँ, प्रारब्ध में लिखा होता है कि आपकी लाइफ में पूरे अंत तक क्या होने वाला है। एक एक चीज आपकी भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, मतलब सब कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसा जब होने के बाद भी महाभारत हुई तो उसमें जब सब कुछ पहले से लिखा था तो कृष्ण जी का क्या रोल था? तो कृष्ण जी का रोल भी लिखा हुआ था ना भाई तू ही ज्ञान देगा, तू ही गीता का उपदेश देगा, तो उनका रोल भी लिखा हुआ था। अगर प्रारब्ध है तो वो महाभारत रोक भी तो सकते थे। देखो, महाभारत वो नहीं रोक सकते थे। उसका सीधा आंसर क्या है? अगर रोक सकते होते तो रोक देते। बट अब बात करते हैं क्या उनके अंदर ये क्वालिटीज थी कि क्या वो रोक सकते? तो हाँ थी, वो रोक सकते थे, 100% रोक सकते थे। लेकिन उन्होंने क्यों नहीं रोकी? क्योंकि उनके बस की नहीं थी रोकना। क्योंकि अगर हम इस सवाल के जवाब को 2 एंगल से लेंगे कि अगर प्रारब्ध में लिखा हुआ था तो फिर जो लिखा हुआ था उन्होंने वही किया, है ना? क्यों अपना पंगा लें? लेकिन कुछ चीजें आपको लगता है कि अगर मेरे पास अथॉरिटी है तो मैं रोक सकता हूं, तो उसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हो सकता है आपके साथ आपकी जिंदगी में हो, लेकिन मेरी जिंदगी में हुआ कि मैं अपने फादर की साइकिल लेके चुपचाप निकलता हूं चलाने के लिए, और मेरे फादर देख लेते हैं, ठीक है, कि ये साइकिल लेके निकला, इसको आती नहीं है, ठीक है, कि इसको साइकिल चलानी नहीं आती है, ये साइकिल लेके निकला है और ये पक्का गिरेगा, साइकिल टूटेगी, इसको चोट लगेगी। अब 2 टाइप के फादर हैं। एक पहले रोक देंगे, मत लेके जा, चोट लगेगी। बच्चा क्या करेगा? रोएगा, अगली बार फिर चुपचाप कोशिश करेगा जब पापा को बिल्कुल पता ना चले। और एक फादर है, उसने पहली बार देखा तो जाने दे, अपने आप सीखेगा। तो कृष्ण भगवान जो पहली बार वाले फादर है, वो करने दो, इनको लड़ने दो, तभी समझेंगे। ये नहीं समझेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन समझेगी, इसलिए उन्होंने नहीं रोका। ये तो एग्जाम्पल कैसे सेट होता है? उन्होंने एग्जाम्पल सेट करने के लिए नहीं करवाया, उन्होंने कहा इस सिचुएशन से आने वाली जनरेशन को अकल आए,
इसलिए उन्होंने होने दिया। अदरवाइज एज यू सेड रोक सकते तो बिल्कुल रोकते। थैंक यू। कॉर्पोरेट में 3 टाइप के एम्प्लॉइज होते हैं जो मैंने आपके एक रील में देखा था। अच्छा, वेरी गुड। बताएंगे आप उनके बारे में? कॉर्पोरेट, ताकि हम देख पाए कि जो इस वीडियो को देखे तो वो रिलेट कर पाए कि वो किस टाइप के एम्प्लॉय। बहुत ही बढ़िया। देखिए कॉर्पोरेट में 3 टाइप्स के एम्प्लॉइज हैं और ये 84% है। एक 84 है, एक 13 है और एक 3% है। ओके। 84% जो एम्प्लॉइज हैं वो रैट कैटेगरी के एम्प्लॉइज हैं। ठीक, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा ब्रांड है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी कहाँ की है, कितनी बड़ी है, कहाँ कैसे लोग हैं, टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका फोकस क्या है, सैलरी टाइम पे देते हैं। रैट कैटेगरी। हाँ, रैट कैटेगरी कि भाई मेरे को इतने पैसे मिल जाए, रैट कैटेगरी। उनको सिर्फ माल से मतलब है, किस लाला की दुकान से आ रहा है, पैसे आ जाए, अरे मेरे को क्या करना, सुबह जाता हूँ काम करता हूँ, ठीक है, दुनिया तेल लेने, हाँ दुनिया जाए जो भी लेने, है ना। उसके बाद है कैट कैटेगरी, ये 13% एम्प्लॉइज है। करेक्ट। ये कौन से एम्प्लॉइज हैं, ये दे आर हैप्पी कि वी आर विद अ गुड ब्रांड बट दे आर नॉट अटैच्ड टू द ब्रांड। इनको जहां मौका मिले दूसरी कंपनी में भी चले जाएंगे, लेकिन ये एक चीज बड़ी देखते हैं, कन्वीनियंस देखते हैं कि मुझे कंपनियां तो चेंज करनी है, सैलरी भी हर किसी को चाहिए, लेकिन मैं दिल्ली से बाहर नहीं जाऊंगा। तो ये कंफर्ट बहुत देखते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनकी सोच क्या होती है कि भाई मेरे घर के पास है, सुबह जाता हूँ, है ना, आराम से 5 जितने भी घंटे काम बोलते हैं जो बोलते करता हूँ, दिमाग पे जोर नहीं लेता हूँ, आ जाता हूँ। ये कैट कैटेगरी होगी। एंड थर्ड इज डॉग। ये बहुत कम लोग हैं, ये बहुत डेडिकेटेड। आपने जो बोला 3%। हाँ, थ्री टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज। 3% आर डॉग कैटेगरी। 3%, यस, 3% आर वेरी कम है ये ना। तो 3% है, दे आर वेरी लॉयल ईदर टू द ब्रांड और टू द बॉस, कि ब्रांड वही रहेगा सारी उम्र। 20 साल हो गए जी मुझे यहाँ काम करते हुए, आई एम वेरी हैप्पी। या तुम्हारी प्रमोशन, माहौल बहुत अच्छा है, सैलरी ठीक है, बच्चे पढ़ गए ठीक है, दे आर वेरी लॉयल। जैसे बोलते हैं ना कुत्ते की जो हमारी बेसिक नेचर है, फेथफुलनेस, सो दे आर लाइक दैट। एंड या फिर ये वो भी लोग हैं जो लीडर बड़ा अच्छा है, यार मेरे साहब बहुत बढ़िया है, ही ट्रीट्स मी वेरी वेल, अच्छे से प्यार से बोलते हैं, इतने सालों का रिश्ता है, वो फैमिली समझते हैं उस फैमिली कंपनी को। तो वो उनमें थोड़ा सा चेंज क्या आता है, वो क्यों शिफ्ट कर जाते हैं। अगर लीडर चला जाएगा ना, वो उनके पीछे पीछे चले जाएंगे। सर आप अभी टाटा में थे, अब आप महिंद्रा में हो, तो हम आपके साथ महिंद्रा में आ गए। तो ये 3 कैटेगरी के एम्प्लॉइज हैं, रैट, कैट एंड डॉग। सबसे डेंजरस कैटेगरी कौन सी है इनमें से? इनमें से सबसे डेंजरस कैटेगरी इन तीनों के ऊपर बैठी है, जो मालिक हैं कंपनियों के। क्योंकि उनको मालूम है रैट को कैसे हैंडल करना है, कैट को कैसे हैंडल करना है और डॉग को कैसे, क्योंकि वो शेर है। हाँ, क्योंकि वो शेर है, जंगल के राजा है। सो राहुल गांधी जी में अभी बहुत ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है। जैसे पहले होता ना था, अब ऐसा लग रहा है राहुल गांधी जी इज कमिंग 2.0 वर्जन। तो क्या उन्होंने कोई नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है या फॉलो कर रहे हैं? 100%। राहुल गांधी में अगर आप पिछले 2 साल के अंदर, स्पेशली 3 साल के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो ही हैज चेंज्ड अ लॉट। फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा ध्यान से समझना आप बात को, कि एक स्टेज जब राहुल गांधी ने अपना नया इंप्रेशन बनाना स्टार्ट किया ना, जो उनके पीछे के स्ट्रेटजिस्ट हैं, मैं उनके नाम भी जानता हूँ, पांचों के पांचों। और मैं तो बोलूंगा उनके पास 5 पांडव हैं, और 5 पांडवों ने शायद राहुल गांधी एज ए कृष्ण भगवान संभाल लिया है। तो उन 5 पांडवों ने मिलकर एक स्ट्रेटजी जो बनाई हुई है ना उनकी, वो बड़ी जबरदस्त है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो काम करेगी, बट उसने राहुल गांधी की ब्रांडिंग में इंप्रूवमेंट बहुत डिफरेंट कर दिया। अब लोग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं कि अगर बाय चांस वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वी आर रेडी फॉर राहुल गांधी। जनरेशन क्या बोलते हैं, जेन जी। तो इसलिए 3 एग्जांपल पे बात खत्म कर लेते हैं। राहुल गांधी ने जब चेंज दिखाने की कोशिश की कि मैं बदल गया हूं, तो उसकी दाढ़ी अगर आप देखो ना 3 साल पहले की पिक्चर्स में देखना आप, वो बहुत भरी भरी है, वो दाढ़ी भरी भरी। और राहुल गांधी को आप विदाउट दाढ़ी देखोगे ना, मूछें साफ की हुई, एंड ही लुक्स वेरी किडिश। यहाँ पे दाढ़ी क्यों बढ़ाई गई, उसके पीछे बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। क्योंकि आज की यंगर जनरेशन को अगर आप देखोगे ना, लड़कों ने बड़ी स्टाइलिश दाढ़ियां रखी हुई हैं, एंड दाढ़ी, द बियर्ड गिव्स द अथॉरिटी दैट दिस पर्सन इज आई मी माई सेल्फ टाइप। अथॉरिटी है मेरे पास, दाढ़ी बताती है। इसलिए मोदी जी हमारे, हाँ, मोदी जी इसलिए अपनी दाढ़ी कभी नहीं, जब भी छोटी करेंगे आप देखना, आपको उनकी अपीयरेंस में अथॉरिटी कम, बड़ी दाढ़ी में ज्यादा अच्छी लगती है। एग्जैक्टली। तो फर्स्ट इज दाढ़ी को आप ऑब्जर्व कीजिए, पिछले 3 सालों में उन्होंने कम ज्यादा की है, बट जब चेंज की थी तो बहुत बड़ी थी। दैट वाज अथॉरिटी कि मैं आ गया हूँ, बब्बर शेर आ गया, आई एम हियर टू टेक
एनीबडी, दैट वाज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी. हाँ. सेकंड, अगर आप बड़े गौर से देखेंगे उनकी स्ट्रेटजी का दूसरा हिस्सा है कि अभी ही कीप्स हिज लेफ्ट हैंड इन हिज पॉकेट, राइट? व्हाई ही कीप्स दिस लेफ्ट हैंड इन हिज पॉकेट? ये सबलिमिनल मैसेज है टू द नेक्स्ट जनरेशन, यंगर जनरेशन को. दैट इज टू लुक कूल. फर्स्ट इज टू लुक कूल. मैं तुम्हारी उम्र का हूं, अदरवाइज तो वो 55 साल का है, शायद 50 साल के, लेकिन 30 साल के 20 साल के लोगों को क्यों पसंद है? अरे आई लुक कूल, आई वॉक दे कैन रिलेट कि अपना बंदा है. यस. एंड उसके बाद लेफ्ट हाथ जो अंदर होता है ना, और राइट जब बाहर होता है, ये एक और मैसेज दे रहा होता है कि यू सी मी डूइंग थिंग्स बट यू डोंट नो व्हाट इज कमिंग अप इन द कमिंग टाइम्स. आई हैव गॉट समथिंग, सम सीक्रेट इज विद मी, मिस्ट्री. एंड these are subliminal messages. और तीसरा कम्युनिकेशन ले लेते हैं. एक अपीयरेंस ले लिया, एक बॉडी लैंग्वेज आ गया, एक उन्होंने कम्युनिकेशन बड़ी जबरदस्त की. उन्होंने सिर्फ एक कम्युनिकेशन में बहुत काम किया उन्होंने. एब्सोल्युटली. तो उन्होंने एक शब्द बोला और मोदी जी की नींद उड़ा दी. मैं बीजेपी का नहीं हूँ, नहीं वोट चोर नहीं, मैं बीजेपी का नहीं हूँ, है ना. मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना बड़ा जरूरी है, लोग नाराज ना हो जाए. बीजेपी और कांग्रेस के नहीं है, हम सिर्फ क्वालिटीज डिस्कस कर रहे हैं. लीडरशिप क्वालिटीज और कृष्ण भगवान की हम वो बात कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज की बात कर रहे हैं, और मोदी जी के बारे में बात कर सकते हैं. यस. सो मोदी जी के बारे में भी हम बात कर सकते हैं किसी अगले पॉडकास्ट में. बिल्कुल. तो थर्ड इज, उन्होंने एक ही सेंटेंस बोला, जेन जी नोज बेटर. और इस बात को समझिएगा, इन शब्दों को अगर मोदी जी ने बोल दिया होता ना कि मैं तो सेवक हूं, जेन जी इज बेटर, जेन जी मोदी के पीछे लग जाती. क्योंकि जेन जी ने कनेक्ट किया कि यार ही नोज अबाउट अस, इनको मालूम है जेन जी क्या होती है. अब राहुल गांधी पहले बोल गया, तो अभी आप देखेंगे कि राहुल गांधी के पीछे जेन जी ज्यादा साथ आ गई है. अब छोटे छोटे रील्स बना रहे हैं, गाने बना रहे हैं, और जो भी राहुल गांधी बोलता है उसके लिए इतनी क्रिएटिविटी बना दी है कि वो क्या बोलेंगे, सोशल मीडिया पे गोज वायरल लाइक एनीथिंग. सो ही इज डेफिनेटली बीइंग ट्रेन्ड बाय सम गुड स्ट्रेटजिस्ट. 2-3 तो हमेशा होते हैं उनके साथ में. कभी अगर आप देखोगे तो कुर्ते, बड़े सिंपल से कुर्ते में, मोस्टली उनके राइट हैंड साइड में ना एक लड़का हमेशा हल्की सी ऑब्जर्वेशन रखता है. वो हर समय ऑब्जर्व कर रहा है व्हाट ही इज डूइंग एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ही इज लीविंग ऑन द पीपल, व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द पीपल, रिएक्शन और द इम्पैक्ट ही इज लीविंग ऑन द पीपल अराउंड. सो ही इज ऑलवेज देयर. एंड देयर इज वन मोर गर्ल who is generally on the left hand side of Rahul Gandhi. So they are his strategists, on the go strategists. कि भाई हमने आपको बता तो दिया, कराना भी तो है, कहीं आप गलत कर दो तो इतनी मेहनत खराब जाएगी. तो they are always around. 2 figures आपको हमेशा मिलेंगे. Okay. So strategy is very important. Krishna Bhagwan is very important in anybody's life. Okay. तो हरे कृष्णा बोलते रहो. Hare Krishna. Mostly leaders, they do hand like this. Is there any symbol for that? Like because आपने वो पॉकेट में हैंड वाली बात बोली. तो ये जो करते हैं, ये और एक ये, हाँ, ठीक है. मोस्टली अगर आप नॉट ओनली लीडर्स बट यस, एंड आई वुड से नॉट ओनली कॉर्पोरेट लीडर्स, एनीबडी हु इज सक्सेसफुल लाइक दिस, उनकी बॉडी लैंग्वेज में ये 2 चीज आती हैं. ऑल सक्सेसफुल पीपल सिट लाइक दिस. यस, ये आएगा ही आएगा. ये क्या है? ये 2 चीजें हैं और ये नेचुरल है. हम इसको पढ़ाते हैं कि आप ऐसे करके बैठिए, बट ये ह्यूमंस की नेचुरल है. बॉडी लैंग्वेज जो है उनकी नेचुरल है, बट ऑब्जर्व कर करके हमने किताबें लिख ली हैं. तो आप जब अब इसके दोनों एस्पेक्ट्स को आप देख सकते हो कि जितने भी लीडर्स हैं ना, वो नेचुरली ऐसे आ जाते हैं दैट दे फील आई नो फ्रॉम वेयर आई स्टार्ट एंड वेयर आई कंप्लीट. और किसी आदमी को जस्ट सोचो कि इसको पता हो कि मुझे मालूम है क्या शुरू कर रहा हूँ और क्या कंप्लीट करूंगा, कितना स्ट्रांग होगा वो अंदर से. मुझे मालूम है इस पॉडकास्ट से हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे एंड करेंगे, तो कितना स्ट्रांग हूं मैं. जस्ट लाइक कृष्ण भगवान, आई नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आई नो व्हाट इज हैपनिंग. सो जितने भी लीडर्स हैं ना, जब वो स्टेज पे आ जाते हैं ना, जब उनकी चीजें उनके अंडर कंट्रोल होनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो उनको पता होता है मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करवा सकता हूँ, क्या हो रहा है. Okay. तो ये नेचुरली हो जाएगा. और जो आपने ये वाली बात बोली है, ये दूसरे टाइप के लीडर्स हैं. ये कैसे लीडर्स हैं? ये लीडर्स हैं, दे आर स्टिल एग्रेसिव, दे आर होल्डिंग सर्टेन थिंग्स एंड दे आर कनेक्टिंग फ्यू थिंग्स and their mind is going on. I know what is happening. I know what has to Can do. you relate with some world leaders? Who sits like this and who sits like this? इसको मैं एक ही से रिलेट कर सकता हूँ. उनका मेरे को नाम याद आएगा तो मैं बताता हूँ. इंदिरा गांधी के वो भाई भी बन गए थे. बड़ा अच्छा नाम है उनका. पैलेस्टीन के वो लीडर थे, कवर पहनते थे. बड़ा अच्छा नाम है, अभी याद नहीं आ रहा. ठीक है. तो आप इंदिरा गांधी के ब्रदर्स मान सकते हो. पैलेस्टीन इंदिरा गांधी ब्रदर बन गए थे. अफलातून अफ्तानी क्या नाम था उनका, बहुत कमाल की. उस जमाने में तो ये वीडियो शीडियो होते ही नहीं थे, है ना, न्यूज़पेपर्स में होते थे. तो वहां से जब मैंने फर्स्ट टाइम उनको देखा, तो अभी कुछ पुराने वीडियोस अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड हिम सिटिंग लाइक दिस. और जितने भी हमारे एग्रेसिव कंट्रीज के लीडर्स हैं वो सारे ऐसे हैं. खोमैनी हो गया या पाकिस्तान
के तो खैर रिफाइंड हो गए, पुतिन भी हो सकता है, पुतिन इज अ मास्टर, पुतिन को तो मालूम है। I've seen Putin do this something during his conference and people got to know what he wants to say, his people. हाँ वो तो है ही है, वो तो कोड लैंग्वेज सबकी Code चलती है, language कोड is लैंग्वेज सबकी strong. चलती है। इफ दे आर सिटिंग लाइक दिस इट मींस समथिंग, इफ दे चेंज लाइक दिस इट मींस समथिंग, इफ दे चेंज वेरी फ्रीक्वेंट इट मींस समथिंग। Yes, this is good stuff. वो तो कोड लैंग्वेज तो सभी की है, मतलब जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, चाहे कॉर्पोरेट के हों, जहाँ डील्स कर रहे हैं, मान लो 2000 करोड़ की डील कर रहे हैं, तो हर किसी का होता है या ये वाला हो गया ना, फिल्मों में जैसे दिखाते हैं, अरे ऐसे यार, करोगे मूवी, तो एक कौन सी मूवी थी, गैंग ऑफ वासेपुर थी, आई डोंट नो कौन सी, वो ऐसे करता है, वो एक उसको मार देता है, हाँ। है ना? तो कोड लैंग्वेज तो सबकी चलती है, बचपन से नहीं आंख मारी तो इसका आई थिंक मतलब कॉर्पोरेट में भी होता है कोड लैंग्वेज। कॉर्पोरेट में टॉप लेवल पे होती है, हाँ, टॉप लेवल पे होती है, जनरल लेवल पे कोड कर ना समझाने की जरूरत है ना सब। एंड लैंग्वेज, जो कोड लैंग्वेज है वो भी हर कॉर्पोरेट की अपनी अलग है। मतलब मान लो अगर मैं विप्रो में हूँ और टॉप लेवल में हूँ, तो माई कोड लैंग्वेज इज नॉट एज सेम एज टाटा's टॉप लेवल। हर किसी की अपनी है, और वो भी फ्यू लीडर्स की है, सभी की नहीं है, वो भी फ्यू लीडर्स की है। जैसे मान लो आजिम प्रेमजी है ना, आजिम प्रेमजी के साथ एक बंदा या उनकी लड़की या जो भी उनका असिस्टेंट है पिछले 25 सालों से काम कर रहा है, तो उसको आधी बॉडी लैंग्वेज तो वैसे ही पता चलेगी। आई थिंक आई से भी पता चल जाएगी बिना बोले, विदाउट सेइंग अ वर्ड। एग्जैक्टली, वो इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो वो कैश कहने की जरूरत ही नहीं कुछ होती, कहने की जरूरत नहीं, बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है यार, ही वांट्स दिस, ही वांट्स दैट। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं एक बार ऐसे देखूंगा तो आप यहाँ पे लोकी जो एकदम पूछेगा सर पानी है तो है, क्योंकि उसका दिमाग कहाँ तक चलेगा कि ये पानी तो ढूंढ रहा हो, उससे ज्यादा क्या ढूंढेगा। कोई लीडर बैठा हो या ध्रुव बैठा होगा तो बोलेगा सर क्या हुआ, माइक ठीक नहीं चल रहा क्या, उसका लेवल डिफरेंट हो जाएगा। Yeah, so इस podcast में like it will go on and on and on. बहुत मजा आया सर। So at the end, I just want you to say a few words to the audience who are low in their life and wants to bounce back. एक ऐसा होता है कि लाइफ में स्टेज आता है कि स्टक हो जाता है, मुझे आगे निकलना है, मुझे 9 to 5 को तोड़ के बाहर निकलना है, ठीक है, मेरी विल है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं पा रही हूँ। So उनके लिए क्या मैसेज है आपका? आपके लिए बड़ा सिंपल सा मैसेज है। अगर आप जिंदगी में, जैसे जहाँ से हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था कि हाउ टू हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ, तो हमने थोड़ा सा रिलेट किया कि कॉन्शियसनेस आ जाए, कृष्ण भगवान हमारी जिंदगी में आ जाए। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही कमाल की बात बताने वाला हूँ। अगर आप मैरिड हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, अगर आप मैरिड हैं और आप सिर्फ एक कपल हैं, अगर आप अनमैरिड हैं, पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, आप किसी भी कॉम्बिनेशन में हो, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। आपकी जिंदगी में पहले आपकी लाइफ है, दैट्स योर पर्सनल लाइफ। सेकंड इज योर प्रोफेशनल लाइफ, जिससे पैसे आएंगे। थर्ड इज योर फाइनेंशियल लाइफ, जो हम कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे खर्च करें, हमें नहीं पता चलता है। फोर्थ इज आवर सोशल लाइफ, कि यार मैं नौकरी करता हूं, मैंने थोड़ा रुतबा बनाना है जिंदगी में, ये हम सबको चाहिए होता है। एंड फिफ्थ इज स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब ये नहीं कि सुबह उठ के धर्म भगवान का नाम लेना है या मेडिटेशन करना है। स्पिरिचुअल लाइफ इज समबडी इज ऑलवेज गाइडिंग यू, कृष्ण भगवान की तरह जैसे हम बात करते हैं। तो आपको अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, जैसा आपने बोला कि इफ समबडी इज स्टक इन देयर लाइफ, तो हम इसको बोलेंगे, जहां से हमने बात शुरू की थी कि इन आर माई लाइफ, लेट्स से इन माई द्रौपदी। तो मुझे अपनी इस द्रौपदी को खूबसूरत बनाने के लिए, ताकि ये शर्मसार ना हो, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको अपनी जिंदगी में 5 पांडव लाने चाहिए, और उसका सिंपल सा फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूं। पहला पांडव युधिष्ठिर है, तो सबसे पहले अपनी डिसीजन मेकिंग अच्छी कीजिए। द बेटर द डिसीजन मेकिंग, लाइफ इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। सेकेंड इज टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, एज यू सेड इन द बिगनिंग। फिटनेस का ध्यान रखिए, अपनी लुक्स का ध्यान रखिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि आप बाजार में कुछ भी लेने जाते हो ना, तो 4 चीजें हैं उसमें जो खूबसूरत लगती हैं। मान लो आपको एक ही चीज टाइप की चीज लेनी है, लगती है खूबसूरत, लेने में ज्यादा मजा आता है। तो जो जिसकी पैकेजिंग अच्छी है, आप उसको पहले उठाते हैं। करें। तो अपनी लुक्स के ऊपर पूरा ध्यान रखें। भीम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। थर्ड इज, आपका इस समय का स्किल कौन सा अच्छा है, वो आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, आपको आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, कि आपका नंबर 1 स्किल क्या है, या फिर कोई ऐसा स्किल जो आप कर नहीं रहे हो बट आपको लगता है अगर वो करोगे तो बढ़िया हो जाएगा, मजा आ जाए आपको। तो आपकी जिंदगी में तीसरा अर्जुन को लेके आइए। चौथा और पांचवा फिर इजी कर लेते हैं कि अपनी जिंदगी में कंपैशन, एम्पैथी लेके आइए, कि आप जिसके लिए भी कर रहे हो ना, काइंडनेस लेके आइए। तो अगर आप इन 5 लोगों को ले आओगे अपनी लाइफ में, तो आपको एक फ्री में गिफ्ट मिलने वाला है। आपकी जिंदगी में इन सबको संभालने के लिए कृष्ण भगवान आ जाएंगे। तो आप अपनी जिंदगी में जो भी उथल पुथल एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसको, जिसको हम इजी भाषा में बोलेंगे कि आप जिस महाभारत से आप गुजर रहे हो, तो वहां पे अगर आपको कृष्ण का साथ मिल जाए, जो आपकी कॉन्शियस की अलाइनमेंट हो जाएगी, आपको 5 पांडवों का साथ मिल जाए, तो द्रौपदी तो आपको देख देख के मुस्कुराएगी, जिंदगी आपको देख के मुस्कुराएगी।
बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत, बहुत मजा आया इस पॉडकास्ट में और आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सीखा होगा। चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। और आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपने इस पॉडकास्ट से क्या क्या सीखा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच दीप्ति, एंड इट वाज Adios. ब्यूटीफुल। आपके क्वेश्चंस की जो बौछार थी, समझने का जो लेवल है, दैट इज आल्सो वेरी So you नाइस। enjoyed? आई लव्ड इट, आई लव्ड इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Thank you. थैंक यू सो मच। जय Thank you हिंद। guys. Okay. नहीं, थैंक यू सो मच। जय हिंद। Jai Hind.